हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बेटा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई अर्जुनाज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे सर, गुड इवनिंग सर जी, नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? जल्दी बताइए एक बार चैट पे लिख के कि कैसे हैं भाई। कैसा रहा आपका वीकेंड? सैटरडे संडे पढ़ाई आप लोगों ने अच्छी तरह करी होगी, उम्मीद है सभी बच्चों ने बेटा फुल एफर्ट किया होगा। जय हिंद सर, गुड इवनिंग सर। जल्दी से भाई एक बार सब लोग चैट पे लिख के बताएं, देखें जरा कौन कौन है हमारे साथ। दिल भी बना के भेज सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंट सर, गुड इवनिंग सर, मस्त सर, सही है सर। वेरी नाइस। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगता है यार तुम्हारे बैच में, एकदम आते ही एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, चाहे जैसा भी दिन जा रहा हो, अच्छा बुरा। बट तुम लोगों को देखते ही क्या मतलब, तुम्हारे को मिलते ही अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी सी मिलती है। मुझे तो मिलती है, तुम लोगों को मिलती है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए भाई। हम्म। सही है सर, हम भी। सर आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूं यार, बिल्कुल बढ़िया हूं। आई एम वेरी वेल, फर्स्ट क्लास। भगवान का आशीर्वाद है ऊपर वाले का। रोस्टेड? अरे भाई अब मैंने किसको रोस्ट कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला यार। मेरे से गलती से हो जाता है भाई, देखो रोस्ट। हाँ। आदत से मजबूर। लव यू सर। वेरी नाइस। हम्म। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, थैंक यू फॉर आस्किंग, धन्यवाद। मैं बिल्कुल बढ़िया। आरजे सर रोस्टेड यू? नहीं, तुम बेटा फिर शुरू में ही आग लगाने आ गए। फिर आ गए बेटा तुम आग लगाने पे हैं। क्या कह दिया? क्या रोस्ट कर दिया सर ने भाई हमें? हाँ बताइए बताइए। बताइए बताइए। अच्छा, क्या बात है? क्या बात है? नहीं सर। नहीं सर, मजाक कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यार, कर भी दिया तो क्या हो गया, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? अगर कर भी दिया तो। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि भाई लोगों, आप लोगों का कुछ बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है, 10वीं क्लास का। बड़ा ही प्यारा दिन होता है। 10th का रिजल्ट आ गया है ना भाई। 10th का रिजल्ट आ गया है, सीबीएसई बोर्ड का तो मुझे पता लग चुका है, बाकी बोर्ड्स का भी आ गया है। तो जल्दी से एक बार बताइए क्या आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है? चलो पोल पर ही देखते हैं, डिस्कस करते हैं किस किस का 10th का रिजल्ट आ चुका है। 10th रिजल्ट आ गया। 10th रिजल्ट आ गया क्या? आ गया। हाँ सर, वो आ गया जिसका इंतजार था। अगर थम्स अप कर देना भाई, अगर अगर आ गया है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन कर देना। थम्स डाउन मतलब नहीं आया है, थम्स अप मतलब हाँ सर आ गया है। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। लव यू ऑल, बहुत बहुत प्यार आप सभी को मेरी तरफ से। और होपफुली हम लोग मिलेंगे एक दिन जरूर, बिल्कुल मिलेंगे। और उस दिन खूब सारी बातें भी करेंगे, है ना? यस सर, आ गया है। रो रहे हैं कुछ लोग, हंसने की स्माइली बना रहे हैं, कुछ लोग रोने की कुछ परसेंटेज बता रहे हैं। हाँ, तो भाई जल्दी बताइए किस किस का रिजल्ट आ गया है। हम्म। जल्दी से बताइए भाई, देखो नया चैप्टर आज शुरू करना है, बट शुरू की अपनी 1 2 4 मिनट की बातें तो हो जाए। हाँ, आईसीएससी का भी आ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं। स्टेट बोर्ड में कुछ कुछ बोर्ड्स का आ गया है। एसएससी बोर्ड नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो भी आ जाएगा। 91%, ओ हो, यस कह रहे हैं। ओ भाई साहब, 91% लोगों का रिजल्ट आ गया है। चलिए अब एक और पोल कर लेते हैं। क्या रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आया? एज एक्सपेक्ट, अच्छा है या बुरा? मतलब जो आपने अच्छा अपने लिए सोचा था, अच्छा या बुरा? क्या रिजल्ट आया आपके हिसाब से? जो आपने सोचा था वो अच्छा आया कि बुरा आया? जैसा आपने सोचा था। थम्स अप का मतलब अच्छा आया सर, थम्स डाउन का मतलब सर रिजल्ट खराब आया हमारा। अपने हिसाब से, कोई मैं नंबर नहीं बोल रहा 90 आए 80 आए, आपने जितनी पढ़ाई करी थी और जो आपने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से क्या अच्छा आया या बुरा आया?
मोर देन एक्सपेक्टेड। आई, ये मोर देन एक्सपेक्टेड कैसे हो जाता है भाई, जरा हमें भी बताओ। मोर देन एक्सपेक्टेड तो चीटिंग से ही हो सकता है यार। देख, तभी हो सकता है जब बगल वाले की कॉपी से दो चार झांक लिए हो, और बाकी अपना जो आया था वो तो कर ही दिया, बगल वाले से भी दो चार झांक लिए, मोर देन एक्सपेक्टेड हो गया। है ना भाई। हम्म। बहुत बुरा। कुछ कुछ बातें बताऊंगा तुम्हें बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड, अपनी भी बात बताऊंगा। हम लोग भी, हमारे टाइम भी जब 10th का रिजल्ट आया था तो हम भी कितने डरे हुए थे। तुम्हारे, मुझे पता है बेटा कैसा फील कर रहे होगे तुम लोग। मच लेस देन एक्सपेक्टेड। चलिए, 61% कह रहे हैं कि हाँ सर अच्छा आया है, और 40% कह रहे हैं बुरा है, 38% लगभग। ठीक है, हाँ मैंने यही सोचा था लगभग 60-40 होगा, 60-40 होगा। अब देखो, मैं एक दो बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत बधाई जिनका भी रिजल्ट अच्छा आया, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां बेटा आपके लिए, बहुत बढ़िया किया तुमने। तुमने 10वीं में अपना बेस्ट दिया, तुम्हारे पास हाथ में वही सब था उस टाइम, तुम जितना तुम्हें बोला गया तुमने अपना बेस्ट दिया, और उसका रिजल्ट भी तुम्हें बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छी बात है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस, वेल डन। ठीक है, बट अब एक बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे कॉन्ग्रेचुलेशन वेल डन हो गया है, तो अब एक फुल स्टॉप लग गया है बेटा। अब समझ गए, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि 10वीं का रिजल्ट अगर आ गया अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा आया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि 10वीं के नंबर कहीं नहीं जुड़ते। पहले ही बता रहा हूं, 10वीं के नंबर कहीं नहीं जुड़ते। एक बचपन में अफवाह होती थी, पता नहीं अभी भी चलती है कि नहीं, हमारे टाइम पे एक अफवाह होती थी, 10th में बोर्ड्स के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी जिंदगी काम आते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही बोला जाता है क्या? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, क्या ऐसा बोला जाता है कि 10वीं के नंबर पूरी जिंदगी काम आते हैं? चलो पोल पे बताना जरा, मैं जानना चाहता हूं आजकल की जनरेशन में क्या चल रहा है। हमें तो ऐसे डराया जाता था, पढ़ ले बेटा 10वीं के नंबर पूरी जिंदगी काम आएंगे। मैं, पता नहीं भाई, छोटे से अभी हम बच्चे, हमने सोचा पता नहीं आएंगे शायद जिंदगी में काम। भाई आधी जिंदगी निकल गई भाई, अभी तक तो काम आए नहीं। बट तुम लोग बता दो, तुम्हारे को भी ऐसा ही बोला जाता था क्या कि 10वीं के नंबर पूरी जिंदगी काम आएंगे? जरा बताना, थम्स अप कर देना अगर हाँ ऐसा बोला जाता था, और थम्स डाउन नहीं सर हमने तो पहली बार सुना है आपके मुंह से। काफी लोग यस सर लिख रहे हैं, अभी भी चल रहा है बेटा ये। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो पेरेंट्स फैलाते हैं ताकि 10वीं में बच्चे पढ़ाई कर ले। सही बता रहा हूं, बट अच्छी बात है, इसी बहाने पढ़ तो लेते हो। काफी सारे यस बोल रहे हैं, स्कूल वाले टीचर भी बोल रहे हैं यस सर, हमें भी सर। कोई दिक्कत नहीं, आज मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ी मिथ को भंग करने वाला हूं। ठीक है, यस सर, नो सर, चलो भाई अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर माई होल लाइफ वॉज अ लाई। चलो इधर देखते हैं क्या हो रहा है। 81% अभी भी चल रहा है भाई, ये झूठ सबसे पुराना झूठ चल रहा है, मैं बता रहा हूं। मतलब कैसे सदियों पुराना, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। हमारे पेरेंट्स को हमारे उनके पेरेंट्स ने बोला होगा, उनके पेरेंट्स को हमारे पेरेंट ने हमें बोल दिया बेटा, हम अब अपने बच्चों को बोलेंगे, बस ऐसे ही चला जा रहा है। देखो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स की भी गलती नहीं है, वो आपको एक्चुअली लाइफ के लिए, सीरियसनेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका अब कंपटीशन एक तरह से पूरे, देखो 10th के बोर्ड में होता क्या है, पूरे इंडिया लेवल पे अपना कंपटीशन होता है ना। तो एक तरह से उसकी सीरियसनेस को समझने के लिए, क्योंकि 11th 12th में भी तुम्हें अब ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करना है। अभी तो तुम अपने बोर्ड में कर रहे थे, बट अब आईआईटी, नीट, ये सब एग्जाम सारे बोर्ड मिला के एक ही एग्जाम कॉमन होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये नहीं बोलना चाहिए कि यार काम नहीं आता, जो मेहनत करी वो काम आएगी। बट एक्चुअल जो नंबर आए हैं, 100 आए, 80 आए, 85 आए, 90 आए, 70 आए, वो एक्चुअल नंबर कहीं काम नहीं आने। उस टाइम जो मेहनत करी वो बहुत काम आएगी आपको, वो हार्ड वर्किंग इंसान बनाएगी, आपको 11th 12th में सक्सेस दिलाएगी। आपने वो रास्ता ऑलरेडी चुन लिया है जिस रास्ते पे अपने को चलना है। करेक्ट? तो पहली बात ये समझ लीजिए, जितने भी नंबर आए हैं अच्छे आए हैं तो मैंने बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, बस अब वहां फुल स्टॉप लगा दो, अब भूल जाओ उसको। वो अब आपको एक तरह से एक सीढ़ी थी, स्टेपिंग स्टोन था कि भाई किस तरह से मेहनत की जाती है, एक तरह से प्रोटोटाइप था, एक मॉडल था, एक समझ लो कि आपका जो आगे आने वाला टेस्ट मैच है उसका एक डेमो था, एक ओवर का डेमो आपको दिया गया था कि भाई 10, एक छोटा सा डेमो था भाई कि बोर्ड में आपने कैसे पढ़ाई करी। तो अब उसमें आप अच्छा कर पाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई हम तो बोर्ड में ही बेकार हैं, हम जेई कैसे कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जिन भी लोगों का बोर्ड खराब ही हुआ है, 38% में देख रहा था कि बोर्ड जिनका खराब हुआ है, तो आप ये बिल्कुल हताश ना हो कि सर हम तो जेई कर ही नहीं सकते, हम तो बोर्ड्स के भी लायक नहीं है। तो बोर्ड्स का रिजल्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईआईटी का रिजल्ट।
ये एक रियलिटी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बोर्ड अच्छा करके आए हैं वो आईआईटी में अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किस चीज से है कि अब आप अगले 2 साल में कैसी मेहनत करते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको एक, राइट। हाँ इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि भाई हमारे साथ जब हम कोटा में थे तो हमारा भी रिजल्ट था, है ना। जिस दिन हमारा रिजल्ट आने वाला था तो हमारे टाइम पे ना क्या होता था कि भाई ऐसे मोबाइल नहीं होते थे, खट से तुम्हारा इंटरनेट, मतलब होता था मोबाइल, वो छोटा सा फोन पे बात करने के लायक होता था वो, उसमें कोई इंटरनेट वगैरह नहीं होता था। तो रिजल्ट कैसे देखा जाए, तो रिजल्ट के लिए एक साइबर कैफे होते थे पहले ना, वहां पे कंप्यूटर होते थे, इंटरनेट होता था, वहीं जाके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। तो हम लोग भी भाई, तो उस एक साइबर कैफे होता था वो कोटा में, उसमें भाई साहब ऐसी भीड़ लगी होती थी कि सबको अपना रिजल्ट चेक करना है ठीक है। तो लाइन लगी हुई है सुबह 6 बजे से, भाई साहब सुबह 6 बजे से लाइन लगी हुई है। और अब क्या भाई, एक बंदा तो लाइन में लग नहीं सकता, 4 घंटे जाके कौन लगेगा भाई, खाना पीना नहाना धोना दुनिया भर के काम। तो हम क्या करते थे, हॉस्टल वाले गए, 5 लोगों ने अपना वो बना लिया हिसाब किताब कि भाई 1 घंटा तू लगेगा, 1 घंटा में, और जाके 5 का रिजल्ट देख के आ जाएंगे, वही वाली सिस्टम अपना देसी ठीक है। तो हमने क्या किया, सुबह 6 बजे से भेज दिया यार, जो जल्दी उठ जाता था उसे, 6 से 7 वो लगा, 7 से 8 दूसरा लगा, 8 से 9 तीसरा लगा, 9 से 10 भाई जब बारी आ गई तो हम पहुंच गए। हाँ नेता किस्म के तो हम थे ही तो लास्ट में हम पहुंच गए, और जब जैसे ही रिजल्ट आने वाला था तो बस हम घुस गए अंदर और 5 का रिजल्ट देख डाला, झट से 20 रुपए दिए साइबर कैफे वाले भैया को, और बेटा रिजल्ट पता लग गया। तो वो 5 घंटे कैसे निकलते हैं भाई हम ही जानते हैं। याद है मुझे आज भी वो दिन जब हम साइबर कैफे के बाहर खड़े हुए थे, तो बहुत एक्साइटमेंट भी, नर्वसनेस भी, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उतने नंबर नहीं आते कई बार, तो हम कई बार बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं था, मेरे अच्छे आए थे वैसे तो नंबर, बट हाँ जितने एक्सपेक्ट किए थे ओवरऑल परसेंटेज उतने नहीं आए थे मेरे 87 आए थे शायद परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड में। और तुम लोग जानते हो 87% कोई बहुत ग्रेट परसेंट नहीं होते सीबीएसई में, ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, बट इट इज नॉट एक्सेप्शनल, ठीक है। एक्सेप्शनल परसेंटेज नहीं होते हैं सीबीएसई के अंदर, ठीक है। हाँ तो सुन के अच्छा लगा ना भाई, देखो सर के भी 80s में हैं, हम भी 80s वाले हैं ठीक है। तो 87% आए थे मेरे, 86 या 87 ऐसी कुछ परसेंट आए थे। हाँ मैथ्स में अच्छे थे, 98 थे। बट दुख दर्द की बात तो सुनो, वो तुमने सुना है ना बेटा 3 इडियट्स में क्या बोलता है वो। अब मैंने रिजल्ट देखा, मेरे को 87 परसेंटेज बने, मैथ्स में 98, में बड़ा खुश हो रहा, आहा बड़ा मजा आ गया। फिर जो मेरे से पहले मेरा दोस्त था जो लाइन में लग के गया था मुझसे, फिर उसका रिजल्ट देखना चालू किया, उसके भी 80s में बने, बट मैथ्स में उसके 100 नंबर। हाय हाय हाय, 2 सेकंड की खुशी 2 सेकंड की खुशी, उसके बाद ऐसा दुख हुआ कि भाई मेरे 98 इसके 100 आ गए। लो यार, होता है ना 3 इडियट्स वाला डायलॉग। कौन सा डायलॉग, कि अपनी खुशी से ज्यादा दर्द दुख दोस्त की खुशी देखने पे होता है ना समझ गया ना, 3 इडियट्स में डायलॉग है। तो वही कुछ महसूस किया मैंने कि भाई सेम सर, रिलेटेबल, है ना। तो 2 सेकंड की खुशी हुई बस, 98 मार्क्स के बाद भी बताओ यार 2 सेकंड के लिए खुश हो पाए बस, उसके बाद जाके रोना धोना रियाज के तो 100 आ गए, बताओ सेम सर, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मसाला, अबे मसाला नहीं है भाई, मैं मसाला नहीं सुनाता हूं, मुझे मसाला नहीं आता है, मैं सच्चाई बताता हूं तुम्हें। हाँ सच्चाई बता रहा हूं, मेरा दोस्त सुनेगा मेरा वीडियो अगर कहीं किसी ने डाला तो वो कहेगा कि हाँ मैं ही हूं वो दोस्त अभी भी है वो मेरा फ्रेंड। सर रिलेटेबल अस, हाँ तो भाई सच्ची सच कहानी को तो रिलेट करोगे ही ना, झूठ को कोई रिलेट थोड़ी करता है हाँ तो कहने का मतलब ये है भाइयों, आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है सीबीएसई का, इसीलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि भाई अपना रिजल्ट अगर अच्छा आ गया बहुत अच्छी बात है, अपने आप को पीठ पे शाबाशी देके आगे बढ़ जाओ। ज्यादा उसके ऊपर हा मजा आ गया, बहुत हीरो बन रहे हो, रिश्तेदारों में जाके चौधरापना दिखा रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, वो सब मत करना, ठीक है। हो गया रिजल्ट, टाटा बाय बाय, आगे बढ़ जाइए। और रिजल्ट अगर खराब भी आ गया है तो ये मत सोचिए कि हम किसी लायक निकम्मे हैं, किसी लायक नहीं है, आपकी मेहनत अब कितनी करोगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। हाँ तो इतनी बात आप याद रखेंगे। एक और चीज बताता हूं, हाँ फिर जब हमने रिजल्ट रिजल्ट देखा तो भाई हम, जैसे होता है ना तुम्हारे अंदर भी होगा, अभी 2-4 दिन तुम्हारा यही चल रहा होगा, किसके कितने आए, किसके मेरे से ज्यादा आए, किसके मुझसे कम आए, टॉपर कौन है, टॉपर के नंबर कितने आए स्कूल के, सीबीएसई का टॉपर कौन है, यही सब चल रहा होगा तुम्हारे साथ, है ना। तो भाई साहब हम क्या हुआ, यही 2-3 दिन यही चौधरी पना दिखा रहे थे कोटा में बैठ के। उसके बाद क्लास थी हमारी कोचिंग की, तो हम गए,
तो वहां पे जाके भी पता लगा, बड़ी खुसफुस खुसफुस चल रही कोचिंग में कि भैया सीबीएसई का टॉपर, हमारी क्लास में का बच्चा ही सीबीएसई का टॉपर है। हमने कहा भाई मिलना तो पड़ेगा, लगता है कौन है कौन है। फिर सब लोग उससे हेलो हेलो कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, भाई सीबीएसई का टॉपर आपकी क्लास में कोचिंग में बैठा हुआ है। तो भाई साहब हीरो बनने लग गया वो भी, थोड़ा सा अपने आप को पता नहीं हीरो सा फील होने लग गया उसको कि यार मैं सीबीएसई टॉपर हूँ। हुआ क्या फिर सीबीएसई टॉपर के साथ, बता देता हूं आपको आगे की कहानी भी, फिर बोलोगे कि सर मसाला है, सच्चाई बता रहा हूं। सीबीएसई टॉपर भाई साहब बड़े खुश हुए, 2-4 दिन, एक हफ्ता तो उनको रोज कॉन्ग्रेचुलेशन मिला। बट उन्होंने क्या किया बेटा, पढ़ाई लिखाई क्लास में करनी बंद कर दी। ठीक है, जेई में चल रहा था, लॉग मॉड ये सब चल रहा था उस टाइम, हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया और 1 महीने के अंदर वो कोचिंग छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि उनसे तैयारी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई को और जेई को कंफ्यूज कर लिया। 1 महीने में भाग गए, नॉट बिकॉज इट इज वेरी टफ, नो, बट उन्होंने उस लेवल की मेहनत नहीं करी। वो अपने मेहनत सीबीएसई के टॉपर बन के खुश होकर अपने आराम करने लग गए। वो एक खरगोश और कछुए वाली स्टोरी, खरगोश की तरह, अरे मैं तो टॉपर हूं, कर लूंगा आराम से, बस 1 महीने बाद ही सब कुछ खेल खत्म। सच्चे समझ गए मसाला, सच में। यार अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं ये बताओ, ये बताओ कैसे विश्वास दिलाऊं, ये बता। तो मैं तुम्हें बस यही चीज क्यों समझा रहा हूं, तुम्हें स्टोरी क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बेटा ये काफी लोगों के साथ हो जाता है। अरे हमारे तो 96%, अरे सर के 87, अरे हमारे तो 96 है भाई, हम तो सर से बहुत बड़े तोप हैं। अच्छी बात है जी, तोप थे आप 10वीं तक, उसके बाद बेटा हम कछुआ बन गए, आप खरगोश बन के वहीं सोते रह गए। सुनिए ना वो कहानी। हाँ, तो इसलिए सभी बच्चों को मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोगों ने जितना जैसा करा, अच्छा करा बुरा करा, अब उसको पास्ट करके भूल जाइए और अपनी तैयारी में बेटा लग जाइए। जैसे आप कर रहे थे वैसे ही फुल 100% अपना देना है। लाइफ की वो जर्नी का पहला पड़ाव था, पहली सीढ़ी थी 10th का बोर्ड, जिसमें आपने मेहनत करना सीखा। अब उस मेहनत को बस मल्टीप्लाई करते जाना है, ना कि उस मेहनत पर बस बैठ गए। ठीक है भाई, चलो भाई, तो इसके साथ ही हम शुरू करेंगे। ये छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आ रहा, आपने हमें मोटिवेट किया है कि डीमोटिवेट किया है। मैंने सच्चाई बताई है, देखो मेरा काम तुम्हें सच्चाई बताना है। उस सच्चाई से तुम मोटिवेट होते हो या डीमोटिवेट, वो तुम्हारे अंदर कब दिखाता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको सच्चाई बताई है। थैंक यू सर, धन्यवाद बेटा जी, मोए मोए। चलो भाई, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वापस आ जाते हैं। तो आज वैसे तो हमें नया चैप्टर शुरू करना है, बट उससे पहले पुराने चैप्टर के मैंने तुम्हें बताया था 2-3 सवाल रह गए, ज्यादा नहीं, 2-4 रह गए बस। वो 2-4 सवाल निपटा के कुछ ब्रेन टीजर्स होमवर्क के देके, सॉरी, आगे बढ़ जाएंगे। सेट थ्योरी, सेट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक्स सर। डीपीपी सॉल्यूशन, हाँ डीपीपी सॉल्यूशन रास्ते में है, 2 डीपीपी के सॉल्यूशन अभी मेरी तरफ से निकले हैं, बस ट्रेन पे बैठे हैं, तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे रात तक। हाँ, वीकली पोल, हाँ बहुत अच्छी बात याद दिलाई। चलिए भाई, वीकली पोल भी कर लिया जाए। भाई साहब कह रहे हैं कि सर वो तो पूछिए कि हफ्ते में कितना काम हुआ, करके आया लगता है अजय भाई जिसने बोला है। हाँ, ए, ऑल बैकलॉग क्लियर, ऑल क्लियर। तब हमने सर डीपीपी भी निपटा दी, हमने लेक्चर भी निपटा दिए, कोई बैकलॉग, नो बैकलॉग। चलो इसको लिख देते हैं, नो बैकलॉग। आइडियली तो यही होना चाहिए, बट मुझे पता है ओनली डीपीपी बैकलॉग। सर आपका ही बैकलॉग है डीपीपी का, तो हमारा तो चलेगा ही ना। चलो ठीक है, बी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत है तो। लेक्चर प्लस डीपीपी बैकलॉग, और एक डी ऑप्शन है ओनली लेक्चर बैकलॉग, मतलब नो डीपीपी बैकलॉग। हो नहीं सकता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि भैया लेक्चर का बैकलॉग है बट डीपीपी निपटाए बैठे हैं। ये तो भैया हो सकता है प्लूटो वासी ही हो सकते हैं, देखो ऐसे। समझ गए। चलो देखते हैं, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको मोस्ट सुटेबल है। सच सच बताना भाई। हाँ, डी ऑप्शन इज फॉर प्लूटो वासी, बिल्कुल सही। और बिल्कुल ही मतलब धुआंधार लोग कि भैया हम सर लेक्चर लेक्चर थोड़ी देखते हैं, हम तो सीधे डीपीपी कर लेते हैं। हाँ। पढ़ते तो हम ऑफलाइन में कहीं हैं सर, डीपीपी लगा लेते हैं आपकी। सर डीपीपी वेरी टफ, बिल्कुल टफ तो रहेगी भाई। आसान डीपीपी मेरी तरफ से एक्सपेक्ट मत करिएगा आप, लॉलीपॉप। हाँ, काफी लोगों का बी आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो मैं अपना तुक्का मार दूं,
चलो भाई तुक्का मारा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये होंगे 40% और ये होंगे 25%। 65 हुए ना, ये 35 होंगे, चलो 35%। और ये होंगे 10% या 5% के करीब। और ये तो भाई प्लूटोवासी, देखते हैं इनकी जनसंख्या क्या हुई है। 48। अरे वाह, ये तो भाई सही आया, देखो 35 बिल्कुल सही आया है। 5 की जगह 15 हो गया ये। अरे मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, सॉरी सॉरी। 15 ही होना चाहिए था ना भाई। 15 और ये 10। ठीक है, बेसिकली थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हुई, बट तुक्का लगभग सेम सा ही मैच हो रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका बैकलॉग लेक्चर का नहीं है ना, ये 15% थोड़ा सा इन ये वरीसम है। थोड़ा बहुत डीपीपी का बैकलॉग चलता रहता है, देखो ऐसा नहीं चलेगा कि बिल्कुल ही स्मूथ चल रही है लाइफ में, एक भी बैकलॉग नहीं है, थोड़ा बहुत चलेगा, बैकलॉग चलेगा। बट वो लेक्चर, एज लॉन्ग एज लेक्चर में नहीं है बैकलॉग, वो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत डीपीपी के पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, तो निपटा लेना भाई। जो भी लोग इनमें ए वाले तो वेरी गुड, वेल डन। बट बी में भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम निपटा लीजिएगा। चलो भाई स्टार्ट करेंगे। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन के साथ, इस डिस्कशन के साथ करेंगे स्टार्ट। ठीक है, रेडी हो भाई सब लोग पढ़ने के लिए आज का लेक्चर? अब देखो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सा पहले पुराना निपटा लेते हैं, फिर नए की बात करेंगे, सेट थ्योरी के बारे में। नया चैप्टर जो है बहुत आसान है, ठीक है। अब एक तुम्हें राहत की सांस मिलेगी। जो बेसिक मैथ अपना चैप्टर है वो काफी टफ भी है, लेंदी भी है। पहला चैप्टर जो जेई का है वो टफ भी है, लेंदी भी। इसका पढ़ाव जो पार कर लेते हैं, फिर उनको अब लाइफ थोड़ी आसान लगने लगती है। फिजिक्स में तुम देख रहे थे ना, आसान चैप्टर चल रहा था, एक्सपोनेंट पावर वावर खेल रहे थे, वैसा ही कुछ अब सेट थ्योरी में तुम्हें बहुत आसान लगेगा मैथ्स का, स्पेशली बेसिक मैथ करने के बाद। दूसरा सवाल, क्या सर अगर हमने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा तो सेट थ्योरी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो। सेट में बहुत ज्यादा बेसिक मैथ का इस्तेमाल नहीं होना है, किसी एक दो क्वेश्चन में हो जाएगा बस, दैट्स इट। ठीक है, तो दोबारा एक लाइफलाइन मिली है। जो भी बच्चे बैकलॉग के मारे लेक्चर भी मिस हो रखे थे, आप सेट से स्टार्ट कर सकते हो, मीनवाइल अपना बैकलॉग निपटाते रखना। ठीक है, हाँ ऑलरेडी डन सर, बहुत अच्छी बात है, कर रखा है तो, कर रखा है तो अच्छी बात है। अब हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ऑब्वियसली वन शॉट में डिफरेंट तरीके से कराया जाता है, यहां पे एक एक चीज बेसिक से लेकर चलते हुए चलेंगे। चलिए, बट उससे पहले एक बार स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी के दो चार सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैप्टर का बैकलॉग है, वो थोड़ी देर बस 15-20 मिनट देख लें, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी आती है तो अगर दोनों साइड मान लो रूट एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5 है सपोज, राइट, तो आपको क्या करना होता है, दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अलाउड होता है, तभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अलाउड होता है ना। और कई बार तुमने देखा था पिछले 3 क्वेश्चंस में, मैंने आपको जो भी कराया था हर बार आरएचएस भी पॉजिटिव हो गई थी, एलएचएस भी, हर बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर पाए थे। तो अगर एलएचएस आरएचएस दोनों पॉजिटिव हैं तभी एसबीएस कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। और एक और बात बोली थी, डोमेन भी लिखना जरूरी है, जस्ट लाइक लॉग इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में भी डोमेन लिखना जरूरी होता है। डोमेन के साथ हमें हमें जरूर लेना होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए, तो अब एक एग्जांपल मैंने आपको आई थिंक इसकी शक्ल दिखाई थी पिछली क्लास में भी, कि भाई यहां से हम शुरू करेंगे और इसके अंदर दिक्कत पैदा होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर पाएंगे हम। देखते हैं। सर जी बेसिक मैथ की एक समरी दे दो प्लीज। हाँ मिलेगी समरी, आपको समरी लेक्चर भी मिलेगा और साथ में आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर भी एक ही लेक्चर में मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल, वो आप लोग देखते रहिएगा। रिकैप सर, हाँ यही रिकैप था भाई, रिकैप में यही तो था, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में दोनों साइड हम स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी कर पाते हैं जब दोनों एलएचएस आरएचएस पॉजिटिव होते हैं। सर बॉक्स एक्स कब होगा? रिलेशन फंक्शंस में होगा बॉक्स फंक्शन। ठीक है, हाँ बस आप चलते रहिए, जैसे जैसे मैं आपको कहता जाता हूं चलते जाइए, लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी बढ़िया करके। चलो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, हाँ ध्यान देंगे भाई। तो ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले समथिंग स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन समथिंग। तो पहली बात तो ये कि एलएचएस बीइंग स्क्वायर रूट, ये तो पॉजिटिव है ही, नॉन नेगेटिव कह लो, है ना। अब ये वाली चीज के बारे में हम कुछ बोल नहीं पा रहे, और डोमेन भी लिख लेते हैं। चलो पहले डोमेन पहले लिख लेता हूं अलग से, क्योंकि मुझे पता है कि हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन कहां डिफाइंड है देखना पड़ेगा। तो रूट के अंदर जो आ रहा है डोमेन, मतलब जो भी हमारा स्क्वायर रूट है के अंदर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो सकता है। बताया था स्क्वायर रूट में 0 भी पॉसिबल है, या स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
माइनस से मल्टीप्लाई करो इसे और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल करो, यानी हमारे पास -2 4 प्लस माइनस प्लस, ये चीज हमारी डोमेन हो गई। और सॉलिड डॉट्स बिकॉज लेस देन, तो x बिलोंग्स टू -2 से 4 क्लोज, ये हमारी क्या आई है, डोमेन आई है बेटा। मतलब हमारा आंसर इसी के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सवाल ही इसके अंदर डिफाइंड है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब LHS को देखते हैं। LHS भाई साहब तो हमारे पॉजिटिव हैं, है ना। RHS भाई साहब क्या है, अब RHS तो 6 - 3x है, 6 - 3x पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मान लो x को 0 डाल दिया पॉजिटिव हो जाएगा, x को 4 डाल दिया तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। x को 4 डाल दिया तब भी पॉजिटिव हो, नहीं x को 4 डाल के नेगेटिव हो रहा है, यानी कि बेसिकली इस डोमेन के अंदर RHS नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके थ्रू तुम पूरा कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का समझ सकते हो। ठीक है, तो अब RHS के बारे में कांट से कुछ नहीं बोल सकते भाई साहब, क्योंकि RHS के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा और ये बड़ा है इससे, तो अब ये नेगेटिव भी हो सकता है। पहले तो लेस का साइन था तो हमने तिकड़मबाजी लगा दी थी कि भाई लेस का साइन है, पॉजिटिव कम है, तो ये भी बड़ा होकर दिया था हमने, है ना। अब यहां पे ऐसा कुछ खेल नहीं हो रहा है जी। सर साउंड लो आ रहा है बेटा, आवाज बढ़ा ले अपनी माइक की। नहीं समझा आया, समझ आया, समझ कुछ नहीं आना इसमें, पिछली क्लास अटेंड करोगे तब समझ आएगा, ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं RHS क्योंकि हम पता नहीं लगा पा रहे कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको दोनों LHS RHS पॉजिटिव नहीं मिले, मतलब हम स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, पिछला स्टेटमेंट याद है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी कर सकते हैं जब LHS RHS दोनों नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव हो। तो अब क्या करा जाए, ऐसे में केस बनाओगे, बहुत सिंपल, जहां पे फंस जाए वहां केस बना लो मैथ्स में। भाई फंस गए अब हम, तो अब हम दो केस बनाएंगे। केस 1 यहां लिख देता हूं, केस 1 LHS को नेगेटिव और पॉजिटिव, केस 1 LHS को नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वाला पहले ही देख लेते हैं, फिर केस 2 बनाएंगे LHS को पॉजिटिव, सॉरी L कह रहा हूं, RHS, LHS तो पॉजिटिव है ही, RHS के बारे में हम कांट से हैं, इसलिए RHS को हम नेगेटिव पॉजिटिव दो केसेस बना लिए, एक जगह लेस देन ले लिया, एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया है। करेक्ट, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देख लो भाई, देखो हाँ, इस समय टाइम पास ना करो। अब अगर RHS नेगेटिव है, RHS मतलब 6 - 3x नेगेटिव, ये केस हो गया, यानी 6 लेस देन 3x, यानी x ग्रेटर देन 2, तो केस क्या बनाया, x ग्रेटर देन 2 केस है ये, केस क्या है, x ग्रेटर देन 2। ध्यान से देखेंगे तो अब अगर LHS तो पॉजिटिव है और RHS नेगेटिव है, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। तुम लोग सोच रहे होगे सर स्क्वायर ही नहीं कर पाएंगे, अबे जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ नहीं होगा। स्क्वायर जब नहीं कर पा रहे तो आपने एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये पॉजिटिव है और ये आपने नेगेटिव माना है फर्स्ट केस में, और LHS ग्रेटर देन RHS दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, LHS ग्रेटर देन RHS दिया है, और LHS भाई साहब क्या है, पॉजिटिव है, RHS भाई साहब हमने इस केस में नेगेटिव माने हैं। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है भाई, पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा है। तो अगर LHS पॉजिटिव है और RHS नेगेटिव माना है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज ट्रू हो गया, ऑलवेज ट्रू आ गया। समझे बेटा, मजा आया कि नहीं। पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव मतलब ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू हो गई ये कंडीशन। ऑलवेज ट्रू से क्या मिलता है, याद करो, जब ऑलवेज ट्रू आ जाता है तो हम पूरा का पूरा केस एक्सेप्ट कर लेते हैं एज सॉल्यूशन। मतलब जो ये पूरा केस था x ग्रेटर देन 2, ये आपका फर्स्ट केस से आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 पूरा का पूरा सॉल्यूशन होना चाहिए। पूरा का पूरा केस एक्सेप्ट कर लिया करते थे ना, ऐसे मॉड इनइक्वालिटी में भी करते थे, होल केस एक्सेप्ट। वेरी गुड वेरी गुड। तो जब भी स्क्वायर नहीं कर पाओ, या तो पूरा केस एक्सेप्ट होगा या पूरा केस रिजेक्ट होगा, बस। ठीक है, यही खेल है। और अब केस सेकंड ले लेते हैं, जब RHS तुम्हारा पॉजिटिव है, तब तो भैया बल्ले बल्ले, क्योंकि LHS भी पॉजिटिव RHS भी पॉजिटिव, मतलब अब हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। क्योंकि पहले दिक्कत क्या हो रही थी, RHS के बारे में पता नहीं था, तो हमने उसको केस बना के जहां पे पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर लेंगे। RHS पॉजिटिव मतलब 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, यानी x लेस देन इक्वल टू 2। तो केस बन गया x लेस देन इक्वल टू 2।
मजा आ रहा है कि नहीं भाई? केस बनाए अभी तो। अब हम क्या करेंगे, LHS ग्रेटर देन RHS चाहिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। नाउ वी कैन SBS। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, क्योंकि बेटा हमारा दोनों साइड पॉजिटिव हो गए। सो 8 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 - 3x का हो। अब मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों साइड जब पॉजिटिव आ जाए तब मेहनत होती है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कोई मेहनत नहीं है, या तो ऑलवेज ट्रू आएगा या नेवर ट्रू आएगा। चलिए मेहनत कर लेते हैं। 36 + 9x स्क्वायर माइनस 36x काटा पीटी। 10x स्क्वायर सब राइट में ले जा रहा हूं, माइनस 38x + 28 लेस देन 0। 2 कॉमन ले लीजिए और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं। 19 के फैक्टर 15 और 5 और 14 बना लिए, तो 5x - 14 इंटू x - 1 लेस देन 0। करेक्ट? हाँ बस अब क्या है बेटा, अब क्या है, ये तो हमारा 1 और 14/5 प्लस माइनस प्लस और लेस देन की वजह से नेगेटिव एरिया कर दिया शेड। बट केस के साथ इंटरसेक्शन भी लेना होता है। केस क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन इक्वल टू 2 यहां कहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 2 के साथ केस के साथ इंटरसेक्शन भी ले लिया, यानी कि हमारे पास I2 की वैल्यू बन गई 1 से लेके 2 क्लोज, 1 पर ओपन 2 पे क्लोज। ये I2 आया है, I1 क्या था, पूरा का पूरा केस ये I1 था बेटा, ये I1 था। फाइनली हम क्या करते हैं, दोनों केस का यूनियन लिया जाता है। याद आ रहा है भाई, दोनों केस का यूनियन लिया जाता है, दोनों केस का यूनियन लिया जाता है। रॉन्ग सर, अच्छा धन्यवाद जो आपने हमारी आंखें खोल दी और हमें रॉन्ग बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद रॉन्ग भाई। हाँ तो अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों का यूनियन लेना है और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन भी लेना है। याद है ना भाई, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लास्ट में लेना होता है, बिल्कुल जरूर। जो भी आंसर निकाल रहे हो, डोमेन बैठी हुई है कोने में, कह रही है कर ले बेटा जो करना है तेरे को, सवाल के अंदर जो करना है कर ले, लास्ट में तो बेटा मेरे साथ तेरे को इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। ये जो रॉन्ग वाले हैं ना, वो रॉन्ग वाले ये वही हैं, ये वही हैं बेटा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2 और इसका यूनियन लिया, तो फाइनल आंसर के लिए क्या करूंगा, I1 यूनियन I2 इंटरसेक्शन डोमेन करूंगा। तो I1 यूनियन I2 क्या होगा, सोच के देखो। I2 कह रहा है 1 से 2 और वो कह रहा है 2 से इंफिनिटी, तो 1 से इंफिनिटी ही हो गया, 1 से इंफिनिटी ही हो गया। I1 यूनियन I2 तो 1 से इंफिनिटी ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से इंफिनिटी ऐसा कुछ हो गया। और डोमेन क्या थी, -2 से 4, -2 इधर 4 इधर, और इन पे सॉलिड डॉट था, इन पे सॉलिड डॉट था। देख लो भाई साहब, ये इंटरसेक्शन आ गया, ये फाइनल आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर ओपन 1 क्लोज्ड 4, ओपन 1 क्लोज्ड 4 हो गया भाई। ठीक है, ओपन 1 क्लोज्ड 4 देख लेते हैं, आंसर की में चेक कर लेते हैं। ओपन 1 क्लोज्ड 4 हो गया, करेक्ट। स्क्वायरिंग रॉन्ग सर, अच्छा आंसर आ चुका है वैसे हमारा, बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हाँ स्क्वायरिंग कैसे गलत होती है भाई साहब, रूट हटता है यहां से, हाँ ये ऐसा हो गया। फिर इसका 6 - 3x का होल स्क्वायर हो गया जी, इसका भी तूने स्क्वायर कर दिया ना, हाँ वो पटपंती दिखा दी ना, रूट के बाद स्क्वायर हटाया तो बस स्क्वायर रूट हट गया बेटा, इसका मत स्क्वायर कर दियो। हाँ ऐसा गलती मेरे से भी हो जाती है कभी कभी। 6 - 3x का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, सही तो है यार, एवं यार ऐसे ही पैमर पर बने जा रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, हाँ कंफ्यूजिंग तो है, तो मैं तुम्हें बस इतना सा बता रहा हूं, अगर क्लैरिटी चाहिए तो बस ये देखा करो, क्या दोनों साइड पॉजिटिव हैं। इफ यस सीधे स्क्वायर कर दो बिंदास, और जो आंसर है उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, इफ नो, जैसे इस केस में दोनों LHS RHS पॉजिटिव नहीं थे, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसमें सारे केसेस कवर्ड हैं। तो अब हम LHS तो पॉजिटिव बोल पाए, RHS के बारे में कमेंट नहीं कर पा रहे, कांट से समझ नहीं आ रहा RHS पॉजिटिव है कि नहीं है। तो अब 2 केस बना लिए, RHS नेगेटिव
जब भी यार एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तब तो या तो ऑलवेज ट्रू आएगा या नेवर ट्रू आएगा। ऑलवेज ट्रू का मतलब पूरा केस उठा लिया, केस माना था ये, तो इसको पूरा का पूरा उठा लिया। और फिर जब आरएचएस पॉजिटिव माना तो केस बना ये, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके जो आया केस के साथ इंटरसेक्शन लिया, I2 बनाया, और I1 I2 का यूनियन लिया डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। करेक्ट? हाँ, तो ये वाली चीज उन्हीं को समझ आएगी बेटा जो पिछली क्लास को अटेंड करके आए हैं। पिछली क्लास को जो अटेंड करके नहीं आए उन्हें ये समझ नहीं आएगा। चलो लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं अब स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पे, और फिर कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए ब्रेन टीजर्स दे दूंगा जो आपके मैं डिस्कस करूंगा। होमवर्क वाले जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना समरी वाला, उसमें डिस्कस करूंगा सारे। जी, फिर हम सेट स्टार्ट करेंगे। देखिए तो ये एक और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन गया है क्योंकि यहां दो स्क्वायर रूट के साइन हैं। अब क्या ये पॉजिटिव है? हाँ सर। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ सर। और पॉजिटिव को जोड़ा गया है, बीच में प्लस है, तो दो पॉजिटिव को जोड़ के क्या एलएचएस भी हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा पॉजिटिव बनेगा या नॉन नेगेटिव, जो मर्जी बोल लो? बिल्कुल बनेगा सर, क्योंकि दो स्क्वायर रूट जोड़े हुए हैं, पॉजिटिव बनेगा। आरएचएस तो 6 है, दुनिया जानती है कि ये भी पॉजिटिव है, 6 तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो यानी इस सवाल में मैं स्क्वायर कर सकता हूं, बट स्क्वायर करने से पहले क्या कर लेना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सर होमवर्क क्वेश्चन, बेटा होमवर्क के सारे ब्रेन टीजर्स एक जगह डिस्कस करूंगा, रिकॉर्डेड सेशन में तुम्हें दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैथ्स में क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया ना, 1 घंटा उसी में लग जाएगा अपना, फिर तुम्हारा अगला चैप्टर कब होगा? हाँ, तो डोमेन लिखेंगे, वेरी गुड। डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x+15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि दो स्क्वायर रूट्स हैं इसलिए डोमेन के मेरे को दो सेट लिखने पड़ेंगे। तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -15। दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन ये हो रहा है। तो डोमेन जो आई -3 से इंफिनिटी आ गई है, डोमेन तुम्हारी -3 से इंफिनिटी आई है, दोनों की कॉमन डोमेन हो गई, वो मैंने कोने में लिख ली। ठीक है भाई साहब, अब हम अपना सवाल सॉल्व करेंगे, ये तो डोमेन की बात हो गई। चलिए लास्ट में इसको इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए तो अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो √3 रूट ऑफ दिस प्लस रूट ऑफ दिस का होल स्क्वायर लेस देन 6 का स्क्वायर 36 हो गया बेटा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, करेक्ट? अब हम इसमें देखो a+b होल स्क्वायर लगाएंगे तो x+3 a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया। ये गलती हो जाती है, यहां बस इतना लिख देते हैं। 10वीं में भाई ये सब चीजें बताई जाती हैं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म भी आएगी, ये मिस हो जाती है कई लोगों से। ठीक है जी, तो क्या हो गया है? 2x + 18 प्लस 2√x+3 x+15, एक रूट लगा लिया, लेस देन 36। ये 18 काटो 36 में से, ये उधर ले जाओ। सो 2√x+3 x+15 18 - 2x हो गया, ये 2x भी उधर चले गया, राइट? 18 कट के 36 में से 18 बच गया। ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो अब हम एक 2 भी देखो कॉमन लेके काट सकते हैं, एक 2 भी कॉमन लेके काट सकते हैं। x+3 x+15 का रूट लेस देन 9 - x हो गया, है ना? 2 कॉमन ले लिया, 9 - x, 2 से 2 काट दिया। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी के अंदर फिर से एक स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी बन गई, ये देखो। तो अब इसको एज अ सवाल ट्रीट करके हम सॉल्व करेंगे। ये 9 - x है, ठीक है? तो अगले पेज पे लिख देता हूं, √x+3 इंटू √x+15 इज लेस देन 9 - x। ऐसा कुछ आ गया भाई, यहां तक देख लो भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर सेट कब स्टार्ट होगा मुझे बता दीजिए। बेटा जी 10 मिनट के अंदर सेट शुरू होने वाला है, लास्ट सवाल चल रहा है, ठीक है? इसलिए जिनको ये सब नहीं आता है, जिनका ये बैकलॉग है, पिछली क्लास नहीं अटेंड करी है, आई नो आपके सर के ऊपर से जाएगा ये, बट 5 मिनट पेशेंस रख लीजिए, नया चैप्टर शुरू होने वाला है। चलिए अब मैं क्या इसको भाई साहब क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं?
ये फिर से वही एनालिसिस करनी है, क्या ये पॉजिटिव है? जी बिल्कुल पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट है। क्या ये पॉजिटिव है? जल्दी बताइए। आरएचएस जो है, आरएचएस तुम्हारा 9 माइनस एक्स है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव चीज कम है, लेस का साइन आ गया ना। पॉजिटिव इज लेस देन समथिंग, सिंस पॉजिटिव लेस देन आरएचएस, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है भैया? पॉजिटिव चीज कम है आरएचएस से, यानी आरएचएस बड़ा है पॉजिटिव चीज से, यानी कि आरएचएस तो पॉजिटिव ही होगा। तुम दो केस भी बना लो, इतना दिमाग नहीं चलता, दो केस बना लो, अपने आप नेवर ट्रू आ जाएगा। नेवर ट्रू एक केस आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो आरएचएस भी पॉजिटिव हो गया, यानी 9 माइनस एक्स भी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। ग्रेटर देन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो x लेस देन इक्वल टू 9 भी आ गया। और अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, नाउ वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स। अब हम स्क्वायर कर देंगे, तो SBS अगेन, SBS अगेन, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया। ये भी एक कंडीशन हमने दिमाग लगा के निकाली है, राइट? तो इसको भी कंडीशन को लिखूंगा। पिछली क्लास में भी तुम्हें डाउट आया था, आरएचएस को सर पॉजिटिव है तो लिखना तो पड़ेगा ना उसको, डोमेन नहीं है, सॉल्यूशन है ये भी एक। एक्स स्क्वायर काटा, 18 18 36 एक्स, 81 माइनस 45, तो 36 एक्स लेस देन कितना हो गया भाई? कितना हो गया भाई? 36 ही हो गया आई थिंक, है ना? 6 5 11 4 3 7 8, करेक्ट। 36 36 कट गया, x लेस देन 1 आ गया, तो यहां से x लेस देन 1 आ गया बेटा, यहां से x लेस देन 1। तो अब किस किस का इंटरसेक्शन लोगे? एक ये निकाला था, एक ये निकाला था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। तो x लेस देन 1, x लेस देन इक्वल टू 9, इन दोनों को बना लिया। और डोमेन भाई साहब हमारी थी -3 से इंफिनिटी, तो -3 से इंफिनिटी ये डोमेन थी, -3 पे क्लोज्ड था। अब इन सब का जल्दी से इंटरसेक्शन देख लेता हूं, तो जल्दी से इंटरसेक्शन देखने पे मिल गया -3 क्लोज्ड 1 ओपन, फाइनल आंसर हो गया है। कितना इजी है यार, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तो तुम्हें बड़े आसान लगेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी इनकी कर लोगे, ये ना 12th में काम आएंगी तुम्हें, 12th में काम आएंगी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज, कैलकुलस जब पढ़ोगे। तो क्लोज्ड -3 ओपन 1, देखिए आंसर वही आ गया है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि भाई आप लोग अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तभी स्क्वायर करें, नहीं है तो केस बना लीजिए और दोनों का यूनियन लीजिए और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। चलो भाई, तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नया चैप्टर, बाकी एक ये कंक्लूडिंग एग्जांपल है, आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा। ये नहीं होगा डिस्कस करेंगे हम सारे, ये सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं डिस्कशन दूंगा इनके, ठीक है? ऑब्वियसली 2 की पावर x को t लेके शुरू करना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद कुछ एक ये क्वेश्चन देखो भाई, एडवांस्ड का सॉरी मेंस का सवाल 2023 का, काफी सिमिलर जो मैंने एडवांस का एक होमवर्क दिया था ना 2011 वाला, उससे देखना बहुत सिमिलर है। ब्रेन टीजर आई थिंक 7 होमवर्क का दिया था मैंने, इसको करना। ये सब डिस्कस करेंगे हम उस वाले क्लास में। एक ये नया ब्रेन टीजर 8 दे रहा हूं, ब्रेन टीजर 8, ये सारे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, सभी लोगों को ब्रेन टीजर्स ट्राई करने हैं। देखो हो सकता है अभी आपसे नहीं हो रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि आपसे आगे भी नहीं होंगे। ट्राई करते रहो, अपना डिस्कशन करो। जो आपका चैट बॉक्स है, जो आपका कमेंट सेक्शन है, मैं देख रहा था उसमें उलझुल बातें चल रही हैं, कुछ भी लिख रहे हो। मैंने एक दिन सोचा कि चलो देखता हूं कोई रेलेवेंट डाउट्स आंसर करता हूं, और डाउट्स तो रेलेवेंट थे, बट जो चैट बॉक्स चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि भैया टिंडर चल रहा है वहां है? ये सब करते हो वहां, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो भाई। वहां पे अपने फोटो वोटो खींच के भेजो। मैंने देखा कुछ लोगों ने भेजे भी हुए थे, मैंने उनके सॉल्यूशन भी देखे कि भाई उसने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, कहाँ गलती है। लोग गलतियां बता रहे हैं कि हाँ ये तुमने एरर किया है, सर तो बताते ही हैं, टीचर लोग तो आंसर करते ही हैं, बट आप लोग आपस में भी डिस्कस करिए, उससे बेटा आपके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग होंगे। हाँ समझे? हाँ तो उसका इस्तेमाल ढंग से करिए जरा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला होमवर्क ब्रेन टीजर 8, ब्रेन टीजर 9, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इन सब में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे ट्रिक्स, इसीलिए ब्रेन टीजर्स हैं। और होमवर्क माय ब्रेन टीजर 10, आंसर अनहाइड कर दूंगा मैं। अब हम शुरू करते हैं भाई साहब नया चैप्टर। नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है।
ये है अपना चैप्टर। ठीक है, अब काफी लोग राहत भरी सांस लेंगे। सर ब्रेन टीजर्स आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, दैट इज व्हाई दे आर ब्रेन टीजर्स, राइट? तो दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। एकदम से आप ये नहीं सोच सकते कि हमसे सर आपने पढ़ा दिया। इनफैक्ट देखो जेई की तैयारी ना ऐसे नहीं होती कि एकदम से सर आपने करा दिया अब एकदम से हमसे सब होने लग जाए। विद टाइम होती है जेई की तैयारी में, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। आज आपने पहली बार बेसिक मैथ पढ़ा है ना? अब आप जब इसको 2 महीने बाद 1 महीने बाद रिवाइज करोगे तब कुछ नया सीखोगे, फिर 2-4 महीने बाद फिर रिवाइज करोगे, कुछ नया सीखोगे। तो जेई की जो जर्नी है ना बेटा, वो कभी भी 100% नहीं होती, 10th की तरह नहीं होता। अब मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, मैंने आरडी शर्मा भी लगा लिया, एनसीईआरटी ले आओ जो मर्जी सवाल 10th का कर दूंगा, कर लोगे। बट जेई की तैयारी में ऐसा नहीं होता। कोई भी चैप्टर तुम 100% कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे, हम ही नहीं कर पाए आज तक। हमें भी कई बार कोई क्वेश्चन देता हम सोचने लगते हैं अरे कैसे होगा। तो जेई की तैयारी ना बेटा देखो ऐसे होती है। सच बात बताऊं तो कोई भी चैप्टर आप अभी 50-60% भी समझ आ गया या आप कर पा रहे हो, आगे बढ़ जाइए, अगले चैप्टर पे आ जाइए। फिर जब आप रिवीजन करेंगे 10-20% वहां क्लियर हो जाएगा। 10-20% आपका 12th तक जाते जाते क्लियर हो जाएगा, जब सेकंड दो तीसरी बार रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे। तो एंड तक जेई से पहले अगर कोई चैप्टर 80% भी अपना ठीक ठाक हमें कॉन्फिडेंस उसमें आ गया है, देन इट इज वेल प्रिपेयर्ड। कभी भी 80 से ज्यादा बहुत मुश्किल जाएगा कोई भी चैप्टर, ये सच्चाई है। जेई की तैयारी ऐसे ही होती है, कोई चैप्टर 100% प्रिपेयर करके नहीं जा सकते आप, बोर्ड्स की तरह नहीं होती इसकी तैयारी। ठीक है, चलो भाई तो अब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर है। अब बहुत अच्छी बातें बता देता हूं 2-3। पहली अच्छी बात तो यह है कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, थियोरिटिकल ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा है इसमें, मतलब न्यूमेरिकल्स भी है बट थ्योरी ज्यादा। और जहां थ्योरी ज्यादा आती है वो थोड़ी बोरिंग तो देखो हो ही जाती है चीज, है ना, क्योंकि याद रखना है, थ्योरी की चीजें चलेंगी, डेफिनेशन चलेंगी, बट हमने को वो पढ़ना है। ठीक है, सवाल एनसीईआरटी में तो है ही चैप्टर, स्कूल में तो है ही, जेई के अंदर भी इसका सवाल मोस्टली एक क्वेश्चन आता ही आता है और स्कोरिंग किस्म का क्वेश्चन उसे माना जाता है। इजी चैप्टर है। बेसिक मैथ को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी भी मैथ होती है क्या जेई की? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, एंटी लॉगरिथम कुछ लोग कह रहे हैं, बता दूंगा एक दिन, छोटी सी चीज होती है एंटी लॉग भी, मैथ्स में किसी काम नहीं आता इसलिए मैंने बताया नहीं, फिजिक्स में ठीक है आ सकता है आपको। एंटी लॉग के बारे में बता दूंगा, वही होता है लॉग को हटाने को एंटी लॉग बोलते हैं यार, कुछ भी नया नहीं होता, बता दूंगा। चलो अभी हम नया चैप्टर शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ तो मैं आपको बोल रहा था कि भाई इजी चैप्टर है, मजा आने वाला है तुम लोगों को। जितना टफ तुमने अभी एक फेज कंप्लीट किया है बेसिक मैथ का, जो लोग इस पहाड़ को पार करके आए हैं अब उन्हें थोड़ा सा आसान लगेगा ये चैप्टर, काफी आसान लगेगा। इनफैक्ट बेसिक मैथ अगर इतना लगा था ना 100, तो ये 50 लगेगा टफनेस में, इतना आसान है। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट एक बात बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं ढीले पड़ गए अरे सर ने बोल दिया इजी, नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस डीपीपी वैसे ही लगानी है, होमवर्क वैसे ही करना है, क्योंकि 4-5 दिन का खेल है बेटा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी, दोबारा से हाई-फाई लेवल की चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो 4-5 दिन का एक तरह से कह लो थोड़ी सांस लेने का समय मिला है, जिनका बैकलॉग है निपटा लें, आसान चैप्टर है, उसके बाद फिर अगले वीक से शुरू हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। सेट होता क्या है पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, सेट होता क्या है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ रखा हो, पहले पढ़ रखा हो, डजंट मैटर, हम बेसिक से चलेंगे, राइट। सेट होता क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखो अंग्रेजी का चैप्टर ज्यादा है, मैथ का कम है। सेट ना, सेट इज, जैसे तुमने सेट वर्ड सुना है इंग्लिश में भी बहुत यूज करते हो, आई हैव सेट ऑफ बुक्स, दिस सेट ऑफ बुक्स। सेट क्या है? सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड बहुत ज्यादा, जिसने बेसिक मैथ नहीं किया सर, जिसने बेसिक मैथ नहीं किया वो भी सेट को समझ सकता है, 99% चीजों में दिक्कत नहीं आएगी जी। सर लिखना है बेटा, हम घर पे लिखना है, ठीक है, मैं तुम्हें जब पीपीटी दे दूंगा वहां पे आराम से बैठ के लिखना, अभी समझ लो। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड, जैसे एग्जांपल देता हूं तो समझ जाओगे। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये वेल डिफाइंड है। तुम और मैं एक ही उत्तर देंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई साहब अंग्रेजी में वॉवल्स बताइए, तो आप सब बोलेंगे AEIOU। ऐसा नहीं हो सकता कोई भाई साहब बोले जेड है, वो तो प्लूटोवासी है। हाँ, हमारी अर्थ में तो ये पांचों ही वॉवल्स हैं, यानी ये वेल डिफाइंड है। दैट इज वाई द सेट एस, सेट ऑफ दिस इज, कर्ली ब्रैकेट में हम नंबर को डाल देते हैं, सेट बन जाता है। AEIOU ही ये एक सेट हो गया, ठीक है।
अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेट, यस बिल्कुल पहला वाला एग्जाम्पल है, सेट के अंदर आता है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। जल्दी देखते हैं कौन कौन हुआ, एक से मत बोल देना भाई साहब, पिटाई लगेगी, एक प्राइम नंबर नहीं होता। फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर 2 3 5 7 11। अब दुनिया का हर एक समझदार इंसान यही 5 नंबर लिखेगा। हाँ, अब तो बोलेगा सर मैंने तो गलत लिख दिया, अब क्या सेट नहीं है? नहीं, सेट तो सही है, तू गलत है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो जो समझदार लोग हैं वो सेम आंसर लिखेंगे। हाँ ठीक है जी, ऑर्डर जो मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला वाला एग्जाम्पल बहुत कंट्रोवर्शियल, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। यहां जंग छिड़ जाएगी भाई, यहां जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि सर विराट कोहली सर, सर एक थाला सर, दूसरा बोलेगा सर रोहित शर्मा सर, मैं तो रोहित का फैन हूं। हाँ, चौथा बोलेगा कि सर मैं तो किसका फैन हूं, ईशान किशन का। पता नहीं कोई होगा अगर दुनिया में एक भी फैन। तो एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। ये तो सब्जेक्टिव बात हो गई भाई, ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको बेस्ट मानते हैं, राइट? हाँ, एक आया ईशान किशन। पहले ही आ गया एक, लगता है हमारी क्लास में ईशान किशन भी आया है, क्योंकि वही अपना फैन हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, दैट दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसमें सबकी डेफिनेशन बेस्ट की अलग अलग हो सकती है। हाँ, ईशान किशन रोस्टेड, हाँ यार मैं थोड़ा सा मतलब रोस्ट किया ही है मैंने, सही बताऊं तो। बिकॉज आई डोंट लाइक हिज प्लेइंग स्टाइल। चलो इधर देखो, एनीवेज दैट इज फॉर डिफरेंट डे। अगला, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? सर लॉगरिथम, सर मॉड्यूलस, कोई कहेगा नहीं मॉड्यूलस तो बड़ा आसान है, कोई कहेगा कि सर इनइक्वालिटी, वेवी कर्व, कोई कहेगा सेट। तो भाई ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज अगेन नॉट अ सेट, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। तो 3 एंड 4 जो है ये सेट की कैटेगरी में, मैथमेटिकल सेट ये नहीं है। ठीक है भाई? हाँ, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। अगला देखते हैं, इंटीजर हुज स्क्वायर्स आर लेस देन 20। बोलिए बोलिए कौन कौन आएंगे? इंटीजर हुज स्क्वायर्स आर लेस देन 20। तो एक तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 20 से कम है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 नहीं लूंगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इन सबके स्क्वायर्स 20 से कम है भाई साहब। अब बता दो क्या ये सही है? और कुछ आएंगे क्या इसमें? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उसने इंटीजर्स बोला है। नेगेटिव भी तो ले सकता हूं, -1 का स्क्वायर, -2 का, -3 और -4, इन सब का स्क्वायर्स 20 से कम होता है। तो ये अपने वेल डिफाइंड है बिल्कुल। कोई महान इंसान, कोई भी समझदार व्यक्ति यही सारे आंसर्स देगा, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। ये भी था, ये भी था, ये भी था। लास्ट वाला, लास्ट वाला, सेट ऑफ मोस्ट नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ अर्जुनाज। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर जिनके नंबर 0 आ रहे हैं, जिनके नेगेटिव आ रहे हैं, वो सब नॉटी बोल देता हूं मैं। तो वो वेल डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको। तो राइट नाउ इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो हम अभी तो कोई बोलेगा कि सर जो डी ऑप्शन टिक करता है प्लूटोवासी, वो है सर सबसे नॉटी। कोई कहेगा कि सर ये जो चैट पे करते रहते हैं, जब आप पढ़ाते हो फिर भी चैटिंग करते रहते हैं, ये है सबसे नॉटी। तो इट इज अगेन अ सब्जेक्टिव थिंग, हेंस दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सेट। ठीक है? हाँ, एक कह रहा जिग्नेश, अब देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। एक कहेगा कि सर आप, एक कहेगा कि सर मैं खुद। समझ गए? तो या तो आप डिफाइन करके बताइए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 10 मार्क्स इन टेस्ट, दे आर कंसीडर्ड एज मोस्ट नॉटी। तो फिर आपका वो सेट बन जाएगा, क्योंकि वो तो फिर एक वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है? चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझ गए? तो सेट की डेफिनेशन समझ गए। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कोई भी ये नहीं बोलेगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने डिफरेंस आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैथमेटिकल सेट की थोड़ी बातें कर लेते हैं भैया। जो मैथ में हमारे सबसे कॉमन सेट आते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तुम्हें पता है एन इस्तेमाल होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते रहो गिनती। हाँ, वो एंड जब तक चलते जाओ, जब तक चलना है। ये नेचुरल नंबर्स एक सेट ऑफ नेचुरल। डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 4 चलती है कहानी, 0 से शुरू होती है। नेचुरल नंबर में कहानी 1 से शुरू होती है, होल नंबर में बचपन की बातें देखे सारा पढ़ा है, समझदार लोगों ने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लो भाई। हाँ, थर्ड जेड या आई जो लिखा होता है, जेड कई बार लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, जेई के क्वेश्चन में भी आता है, जेड लिखा है समझ जाना, वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर में और सर नेचुरल नंबर में क्या फर्क है? इंटीजर में नेगेटिव भी आ गए, देखो -3 -2 -1 -4, उधर और भी चले जाएंगे, डॉट 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 लिखा है, ऐसे ही 3 के आगे भी जितने मर्जी लिखते रहो। तो जेड और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे। नेचुरल में 0 भी नहीं आता, 0 में जेड में भी आता है, होल में भी आता है। जेड प्लस, जेड प्लस सर ये तो हमारे प्रधानमंत्री साहब की सिक्योरिटी है तो दूसरी लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ गए? प्लस लिखा हुआ ना जेड के आगे, जेड था इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस। पॉजिटिव मतलब 1 से शुरू करोगे, 0 से नहीं करोगे, क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बस जेड प्लस और नेचुरल एक ही बात हो गई। सोचो, नेचुरल नंबर और जेड प्लस एक ही बात हो गई, इसीलिए मैंने यहां पे एन भी लिख दिया है। तो जेड प्लस लिख दूं या एन लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ अगला देखते हैं। z माइनस, समझ ही गए अब तुम, नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4, जीरो नहीं आएगा। जीरो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में, जीरो इज जीरो। क्यू, काफी काफी कॉमन सी चीज है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की अब डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं, बचपन में पढ़ चुके हो, पी बाय क्यू फॉर्म के नंबर्स होते हैं जिनमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 2/3, 5/-5/7, -3/1, -7, इंटीजर भी आ सकती हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, राइट? तो ये सारे रैशनल नंबर्स क्यू बोले जाते हैं। करेक्ट। वाई करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से ही सेट बनता है बेटा। कभी भी कोई भी सेट बनाना है, कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ए बी सी ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, तो ये सेट बन जाएगा। सेट ए के एलिमेंट्स हो गए ए बी सी, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आर का मतलब तो तुम समझते ही हो, रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और आर माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? रियल में से रैशनल हटा दिए, और रियल में से रैशनल हटा दिए तो क्या बनता है? इर्रैशनल बनता है। तो सेट ऑफ इर्रैशनल नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं आर माइनस क्यू करके। कैसे? रियल में क्या आता है? रैशनल और इर्रैशनल। तुमने बात बचपन में 8वीं क्लास में सीखी है कि रियल नंबर में रैशनल एंड इर्रैशनल दो चीजें आती हैं। तो अगर मैं रियल में से क्यू माइनस कर दूं, मतलब रैशनल माइनस कर दूं, तो इर्रैशनल बच जाएंगे। ठीक है, चलो भाई। हाँ, पॉलिटिक्स की बातें ना डिस्कस करें चैट पे, कृपया करके इसको पढ़ाई से रिलेटेड ही रहने दें। हाँ, जिनको अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी बतानी है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेना देना यहाँ पे। इस बैच का पर्पज आपकी पॉलिटिक्स डिस्कस करना नहीं है, अपना मैथ्स को स्ट्रांग करना है। ठीक है, सही जगह पर जाके सही चीज करनी चाहिए। ज्यादा पॉलिटिक्स करनी है तो बेटा उतर जा। हाँ, 18 साल का हुआ नहीं है, वोट बना नहीं है, पर इसको मोदी जी और ये और वो सब करना है, क्या करेगा? पढ़ाई कर ले बेटा, कुछ तेरा भला हो जाएगा इससे। हैं? वोट तो तूने देने जाना नहीं है, तेरा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बच्चा है अभी तो तू, फिर भी तू लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, क्या करेगा? हैं? 400 पार और 500 पार, भैया नंबर कब आएंगे तेरे 400 पार, ये बता, यही के अंदर लगा पड़ा है मतलब, पढ़ाई कर लो। चलो इधर देखो, चलिए अब आ जाते हैं। सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अब हम आएंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीकों पे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है? देखो, थियोरेटिकल चैप्टर है, इसीलिए सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, फालतू में मैं लिखूंगा समय बर्बाद होगा। तुम्हें बस मैं समझाता जाता हूं, जहां जहां लिखने की जरूरत होगी मैं लिख दूंगा। हम्म
लिख लो भाई, जितना लिखना है लिख लो, तुम्हें पढ़ाई कर लेना, उसके बाद समय लग जाए तो। चलिए, तो रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म बेसिकली जैसे हम कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं ना, जैसे ये वाला जो फॉर्म था ये, दिस इज रोस्टर फॉर्म। जैसे वॉवल्स को मैंने कैसे लिखा, कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, दिस इज, तो कर्ली ब्रैकेट के बीच में कोई भी चीजें लिख दें वो रोस्टर फॉर्म बन जाती है। इस फॉर्म को बोलते हैं, जो वाले मैंने लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म। जैसे इसमें ये सारे ये सब रोस्टर फॉर्म्स हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल देता हूं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 9। तो क्या हो जाएगा, 2 और 9 के बीच में नेचुरल नंबर 3 4 5 6 7 8, है ना? कितना आसान, देखो क्या है, बीच में रहना है तो 2 और 9 तो लूंगा नहीं, बीच का मतलब तो तुम समझते ही हो भैया, कोने वाले नहीं लेने। हाँ, करेक्ट। तो 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई। अब एम दो बार आ रहा है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख चुके हो, क्योंकि उसने क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। बार बार रिपीट नहीं किया जाता, एक बार लिख दिया सेट के अंदर, एक बार आ गया। एम ए टी एच ई, एम ए आ चुका, टी आ चुका, आई नहीं आया, आई लिख दिया, सी लिख दिया, एस लिख दिया, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई बेटा, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, ध्यान से देख लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर ये पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, हाँ बेटा आएगा ही, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। हाँ, मतलब ये ऐसा है कि बेटा आधा दिमाग लगा के भी समझ लोगे, बहुत आसान चीज है। और स्पेशली बेसिक मैथ पढ़ने के बाद, जहां इतने कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीजें, इतना कुछ पढ़ के आए हो, तो एक तरह से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। रोस्टर फॉर्म, सर ये तो आपकी फॉर्म अच्छा अब समझा मैं, काहे तुम कह रहे हो सर आपकी फॉर्म है ये, अब समझ आया मैं। ROSTER होती है वैसे तो इसकी, स्पेलिंग में ए नहीं आता इसमें हाँ, समझ गया मैं तुम क्या कहना चाह रहे हो, रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई, अगला, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 करके लिख दिया, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहली फॉर्म सेट को लिखने की होती है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर। ये जो पर्पल कलर में मैंने लिखा है सारे रोस्टर फॉर्म हो गए। दूसरी फॉर्म पर आते हैं भाई, चलो ये भी लिख लो यार, एक एग्जाम्पल आई गया तो इसको भी निपटा डालते हैं, निपटा डालते हैं। बोरिंग है सर, अरे बेटा है ही बोरिंग, मैं बोल ही रहा हूं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ चैप्टर बोरिंग है। ठीक है, थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, बट समझनी तो पड़ेगी, समझनी तो पड़ेगी। हाँ, तुम्हें क्या है, तुम्हें सब कुछ चाहिए सर, मजा भी आना चाहिए, और सर टफ भी नहीं लगना चाहिए, और सर सवाल भी बन जाना चाहिए, सब कुछ नहीं होता बेटा। हाँ, हर चैप्टर का अपना अपना नेचर है। बोरिंग है तो आसान है, ठीक है, कोई चीज ट्रिकी है तो भाई वहां दिमाग लग रहा है इसलिए वो टफ है। चलो भाई साहब इधर आ जाइए क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो ये कैसी अजीबोगरीब भाषा है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स। अच्छा, मतलब ए है एक्स के बराबर, और एक्स क्या है आगे बताया है, सीधी डंडी लगा दी, मतलब अब वो आगे शुरू कर रहे हैं एक्स के बारे में बताना। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8। अच्छा, एक्स क्या है, ध्यान से पढ़नी, अंग्रेजी का क्वेश्चन है बस। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 से शुरू होगी, 8 से कम, 1 से 7 तक होगी, ठीक है। एंड 2 की पावर एक्स माइनस वन इज ऑड नंबर। अब 2 की पावर एक्स माइनस वन तो हमेशा ही ऑड होता है यार, 2 की पावर एक्स क्या होती है, इवन होती है, तो ये तो ऑलवेज ही ऑड होता है, ऑलवेज ऑड होता है। तो तुम, क्योंकि ये तो ऑलवेज ऑड हो गया, तो सिंपल ये वाले लिख दो, यानी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ 8 नहीं लिखेंगे भैया, क्योंकि लेस देन 8 था, तो ये अपना ए सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया।
रोस्टर फॉर्म हो गया बेटा। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, कई लोग गलती क्या कर देते हैं कि 2 की पावर x माइनस 1 में x पावर है, प्लीज नोट पावर इज x नॉट द इंटायर नंबर। नहीं समझे तुम अभी तक? 2 की पावर x माइनस 1 ऑड होना चाहिए। x क्या है? इनमें से कुछ भी, तो इनमें से कुछ भी डाल दूं, x को 1 डाल दूं, 2 डाल दूं, 3 पावर में 7 तक कुछ भी डाल दूं, 2 की पावर 7 तक जाएगा तो इवन होगा, -1 हमेशा ऑड ही बन जाएगा। सारे के सारे नंबर लिखोगे, ये नहीं कि बैठ के इसमें से ऑड लिख रहे हो बस, तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। करेक्ट। सर समझ नहीं आया। अच्छा, अच्छा बेटा समझा देता हूं दोबारा, देख पहली अंग्रेजी की लाइन पढ़। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8, तो मैंने देखा भाई अच्छा x की वैल्यू यही हो सकती, ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा बट साथ में हमें एक और चीज चाहिए, 2 की पावर x माइनस 1 ऑड भी होना चाहिए, तो मैंने x को डाला, x को 1 डाला, 2 की पावर 1 माइनस 1, x को 2 डाला, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, ऐसे करते करते डालते गए। तो अभी कॉमन सेंस जो कि उतना कॉमन है नहीं, वो तुम्हें ये बता रहा है सारे ऑड नंबर हैं, क्योंकि आपने इवन में से 1 माइनस करा हुआ, हर बार ऑड ही आता है, इसलिए ये हमेशा ऑड है। मैं कह रहा हूं बस, मैंने देख के ही बोल दिया, वो हमेशा ही ऑड आएगा। करेक्ट, करेक्ट। अगला वाला क्या कह रहा है? P इज अ सेट X सच दैट इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स बताने हैं। बस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो। इसमें तो बेटा तुम चैंपियन हो, इसमें तो चैंपियन है सर हम, आपने बहुत स्प्लिटिंग द मिडिल करवाया है। तो -8 और 1 दो सॉल्यूशन आए, यानी जो बी सेट है वो कर्ली ब्रैकेट -8, 1 हो गया, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक के ये आ गए। -8 और 1, -8, 1 कर्ली ब्रैकेट, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। इस चैप्टर में मैथ से ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल होगी, इसलिए ध्यान रखना। इंग्लिश में कई बार हम पढ़ने में कंफ्यूजन, धीरे जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते, गलती हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सेकंड फॉर्म, पहली फॉर्म बता दी रोस्टर फॉर्म, अब आ जाती है सेकंड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ सेट, मैंने बताया था ना कि भाई दो फॉर्म होती हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की। सेट को रिप्रेजेंट करने की फर्स्ट फॉर्म थी हमारी रोस्टर फॉर्म, और अब सेकंड फॉर्म आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। देखो भाई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी भर दो भरना है, वो सेट, वो क्या था? रोस्टर फॉर्म थी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर, नाम से समझो, सेट बिल्डर मतलब जिससे हम सेट बिल्ड कर पाए वो प्रॉपर्टी का, उसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे कि वापस जाते हैं अपने पहले पेज पे, कहां गया पहला पेज? ये। तो ये अंग्रेजी में जो लिखा हुआ था, इसी से तो तुमने ये सेट बनाया भाई। तुमने ये कैसे बनाया? AEIOU कैसे बनाया? इस अंग्रेजी के स्टेटमेंट को पढ़ के, द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। ये अंग्रेजी का जो स्टेटमेंट है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि इसकी मदद से तुम ये सेट बिल्ड कर पाए, रोस्टर फॉर्म बिल्ड कर पाए। तो ये सारे जो अंग्रेजी में लिखे हैं ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सारे क्या है? रोस्टर फॉर्म है। बस सिंपल, बता कितना आसान है, कितना ज्यादा इजी है। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कुछ सेट आपको दिए हुए हैं, किस फॉर्म में लिखे हैं? रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं। आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ये है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? साफ दिख रहा है क्या है पैटर्न? पैटर्न क्या दिख रहा है कि भाई A is X such that X is square of first 7 natural numbers। यही तो है। अपनी भाषा में लिख दो अंग्रेजी में, कोई नहीं मार्क्स काटेगा। बस ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट जैसे ये लिखा हुआ था ना, इस तरह से ये ऐसे करके मैंने लिख दिया कि AX, ये फालतू की बातें नहीं भी लिखनी, ऐसी सीख दो, इज स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का होल स्क्वायर्स ही लिखा हुआ है। तो x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। करेक्ट, बिल्कुल। स्क्वायर ऑफ 1 to 7, 1 to 7 यार बड़ा वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि 1 to 7 के बीच में तो नॉन इंटीजर भी आ जाते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर वर्ड इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। 1 to 7 मत बोलो यार, बड़े हो गए हो तुम। 1 से 7 तो इंटरवल होता है,
है ना। 1 to 7 में क्या मानूं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, नेचुरल नंबर, नहीं तो 1.5 भी आ जाता है उसमें, वो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो क्योंकि यहां सिर्फ नेचुरल नंबर्स का ही स्क्वायर लिखा है, इसलिए मैंने वहां पे भी फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। अगला बता दो, 1, 9, 25, 49, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। ये भी स्क्वायर जैसे तो दिख रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर दिख रहे हैं पहले, पहले 6 ऑड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। तो आप बी को क्या लिख सकते हो, बी कॉलन एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। ये हो गई भाई साहब इसकी पी की रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। बेसिकली बस अंग्रेजी का स्टेटमेंट बना के लिख लो, वो तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो, बस मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल, ये 3 शब्द जरूर आने चाहिए, 6 ऑड नेचुरल। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ये वेग स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि 6 ही लेने हैं। स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 169 नहीं है, 13 का स्क्वायर नहीं है, तो पहले 6 ही नंबर्स लेने हैं हमें, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं लिखना है सिर्फ, ऑड नंबर के तो भाई 15 का स्क्वायर भी होता है, फिर 15 का स्क्वायर 225 तो है ही नहीं हमारे पास, करेक्ट। इसलिए पहले 6 ऑड नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए जरा अगला, 2 9 28 65 126, ये क्या है सर। देखो इसमें अब तुम्हें शायद नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। इन सब में से दिख रहा है तुम्हें, कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है, जल्दी बताइए, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या सी में, क्या दिख रहा है बताओ। हाँ, क्यूब+1, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 2 के लिख सकते हैं 1 क्यूब+1, 9 को लिख सकते हैं 2 क्यूब+1, इसको 3 क्यूब+1, इसको 4 क्यूब+1, 5 क्यूब+1, इस प्रकार का नंबर है ये। तो क्लियरली हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा या तो ऐसा लिख लो कि अब इंग्लिश में क्या लिखोगे, क्यूब के अंदर 1 ऐड करा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के, अंग्रेजी में लिख सकते हो ये भी, हालांकि गलत नहीं है, बट इसको ऐसे लिख लो, सी एक्स सच दैट x is equal to n³ + 1 where n is a natural number n less than equal to 5। ये भी सही तरीका है, ठीक है, ये अच्छा तरीका ये एक्चुअली। अंग्रेजी में लिखोगे क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 n नेचुरल नंबर +1, अजीब सी बात है ना लिखनी, तो इस तरह से हमने लिख दिया x such that x is n³ + 1 where n is an odd natural number less than equal to 5, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक जा रही थी, नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया है, करेक्ट। बिल्कुल ऐसे, शाबाश, n लेस देन इक्वल टू 5 ले लिया, नेचुरल नंबर मैंने n³ + 1 फॉर्म का x हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई है। ये सब कैसी फॉर्म्स हैं, जहां अंग्रेजी में थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखी हुई है समझ जाओ, वो सेट बिल्डर फॉर्म है। जहां मैथ्स में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, वो समझ जाओ रोस्टर फॉर्म है। बेकार मेथड, ठीक है बेटा, प्लूटो पे जाके पढ़ ले, वहां कुछ और होता होगा, यहां तो यही है भाई दो। बहुत हलवा चैप्टर है सर। हाँ मतलब शुरू के 1 2 लेक्चर तो काफी हलवा है, लास्ट में थोड़ी बहुत तिकड़मबाजी आएगी, एंड में करेंगे ही थोड़ा बहुत तो, बट हाँ अभी के लिए तो इजी ही है बेटा, सब एनसीईआरटी का मामला है सब। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन, तुम सभी के लिए पोल आ रहा है, ध्यान से करेंगे, फंसाने के लिए तुम्हें दिया है मैंने, एक एक ऑप्शन खुद से बैठ के टाइप किया बनाया है, इसलिए ध्यान रखना बेटा। सेट ये दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में दिया है, तो कौन सी नोटेशन है, रोस्टर। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा वाला है जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही प्रकार से दे पाते हैं। 1 मिनट दे देता हूं, केयरफुली पढ़ना अंग्रेजी। हाँ
बहुत लोग फंसने वाले हैं जाल में, जो मैंने फंसाया है। जाल बनाता हूं बेटा मैं तुम्हारे लिए ऑप्शंस में, और तुम फंस जाते हो उसमें। देखते हैं। कई लोगों को तो ए ही सही लग रहा है, कह रहे सर इसमें क्या बुराई है सर, 6 के टाइप का ही तो नंबर है, 6 का मल्टीपल 6 का पहाड़ा पड़ा हुआ है सर, हमने बचपन 6 12 18 24 30, 6 6 36 6 7 40 6 8 48। कितना प्यारा तो है सर, कितना प्यारा है। 6 के फॉर्म का नंबर लिखा हुआ है सर, और 50 तक है। बताइए बताइए। चलिए डिस्कशन किया जाए, समय खत्म हो चुका है। काफी कम लोग आएंगे सही उत्तर तक, मुझे पता है। बी पे कई लोग जो ए की गलती समझ गए वो बी पे जाके फंस गए। बी पे फंस गए। इधर देखो, अब जरा ध्यान से देखा जाएगा। 6 के 0 से 58 गलत है भाई, क्योंकि x तुम्हारा 0 से 58 रहना चाहिए था। के एक नेचुरल नंबर होना चाहिए था 8 तक। सही कब होता है? इफ ये लिख देते के लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू के इज नेचुरल नंबर, ऐसे लिखना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने यहां 50 तक लिख दिया। अगर के को 50 डाल दोगे भाई तो 50 इंटू 6 कहां दुनिया पहुंच जाएगी। हमें तो 48 पे x की वैल्यू को 48 पर रोकना है। दैट इज वाई ए इज रॉन्ग। ठीक है, ए क्यों गलत है समझ गए? क्योंकि भैया के नहीं जाना 50 तक, x ने जाना था। तुम तो के को 50 तक ले गए। पहला ऑप्शन इसलिए गलत। x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड x लेस देन इक्वल टू 50। बहुत ज्यादा गलत बात। क्यों गलत बात? क्योंकि भाई साहब लेस देन इक्वल टू 6 50 और 6 का मल्टीपल में नेगेटिव भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, -6 भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, -12 भी आ जाता है इसके अंदर। तो क्योंकि 50 से तो कम ही है ना भाई। -6 और 0 तो हर एक का मल्टीपल होता है। 0 तो बट हमारे सेट में था ही नहीं, हमें तो 6 से शुरू करना था। तो इसमें इसलिए गलत है क्योंकि उसने लेस देन इक्वल टू 50 कह दिया, मैक्सिमम वैल्यू तो बाउंड कर दी, मिनिमम बाउंड नहीं करी। मिनिमम नेगेटिव भी जा रहा है इस सेट के अंदर, उस सेट में नहीं है, इसलिए बी भी गलत है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, x इज होल नंबर, यहां भी गलती हो गई क्योंकि होल नंबर तुम्हें पता है 0 से शुरू होता है। 0 6 12 18 ये सब सही था, बस ये 0 ने फालतू का पंगा डाल दिया। 0 हमारे पास नहीं था, होल नंबर में 0 भी आता है। ठीक है, और लास्ट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ मल्टीपल, ये बिल्कुल सही है भाई साहब। नेचुरल नंबर जिंदाबाद। 1 से शुरू होता है बट हमें मल्टीपल ऑफ 6 लेना है, तो 6 से शुरू करेंगे। ओह, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरे से ऑप्शन बनाने में। हाँ, डी के बाद हमें मैक्सिमम ये भी रखना चाहिए था कि x लेस देन इक्वल टू 48, ये भी आगे लिखना चाहिए था। अब सही हो गया क्योंकि मैक्सिमम 48 तक ही जाना है। ऑप्शन बनाते बनाते मैंने ध्यान नहीं दिया ये चीज कि मल्टीपल ऑफ 6 तो लेना है, बट अगर सिर्फ मल्टीपल ऑफ 6 लिखूंगा तो 48 के आगे भी 60 भी चले जाएगा, 66 भी हो जाएगा। हमें वो सब नहीं चाहिए, तो आपको लिखना चाहिए इस ऑप्शन में x लेस देन इक्वल टू 48। ठीक है, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। x लेस देन इक्वल टू 48 भी यहां होना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट यहां पे समाप्त होना चाहिए। चलो एनीवेज, तो डी यार देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो डी है। जस्टिस सर। ऑल रॉन्ग, चीटिंग, बोनस। ठीक है भाई, बोल लो, चलो रोस्ट कर लो, तुम हमें भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लंडर। डी ऑप्शन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको मान लेते हैं। बट बी वाले देखो फंस तो गए। बी में तो गलत, जिन्होंने ए और बी और सी डाला है तो गलत ही है ना। अगर आपको कोई गलत क्वेश्चन दिख रहा है तो मत अटेंड करो ना। बोनस, हाँ बोनस हो गया। चलो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, आई होप आप वो समझ गए हैं। आई होप आप लोग वो समझ गए हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं अब। टाइप्स ऑफ सेट, बहुत ही सिंपल सिंपल कुछ डेफिनेशन बता रहा हूं सेट के अलग अलग टाइप्स। पहला सेट देखो, नाम से समझ आ जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी क्या होता है सर? खाली। हमारी तरह सर, जब हम संडे को होते हैं खाली, फिर भी पढ़ाई नहीं करते। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जो खाली है। सर जीरो नहीं, जीरो किसी का सॉल्यूशन आ सकता है, नंबर भी आ सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो एम्प्टी सेट वो होता है जिस सेट के अंदर कुछ है ही नहीं। जीरो की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग क्या कहते हैं,
एम्प्टी सेट का मतलब सर जीरो, कर्ली ब्रैकेट जीरो, नो, जीरो कैन स्टिल बी अ सॉल्यूशन, ठीक है, जीरो कैन स्टिल अ नंबर, बट हम चाहते हैं कि एम्प्टी सेट रहे, पहले भी बता चुका हूं, फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को, नल सेट, एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, तीन नाम होते हैं इसके, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या बस कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखते इसके बीच में, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है तो भी ये नल सेट है, ठीक है, या सिर्फ फाइ लिखा है, फाइ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते कभी भी फाइ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, फाइ अपने आप में ही नल सेट का लिखने का तरीका है, ठीक है, बिल्कुल, तो ये दो तरीके हैं, तीन नाम है इसके एम्प्टी सेट के। चलिए अगला बहुत ध्यान से सुनेंगे अगला वाला भाई, अगला है सिंगलटन सेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई यहां पे नाम में क्या आ रहा था, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, यहां पे नाम में क्या आ रहा है सिंगल आ रहा है सर, सिंगल जो हम सर बचपन से हैं कभी आगे जाके डबल होंगे तो हो पाए, अभी तो सर सिंगल ही हैं, बिल्कुल सर, शाबाश, सिंगल ही रहना चाहिए बेटा, आगे जाके देखना, अभी तो पढ़ाई करने का टाइम है। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें सिंगल मतलब वन एलिमेंट होगा, ऐसे सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में बहुत बार ऑप्शंस में लिखा हुआ आता है, तो अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट 3 ये एक सिंगलटन सेट हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट 5 सिंगलटन सेट, कर्ली ब्रैकेट अल्फा एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, तो बस सिंगलटन सेट हो गया है। सर हमें हमारी पर्सनल लाइफ पे इमोशनल डैमेज कर दिया आपने नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें एक सच्चाई बता रहा हूं कि सिंगल हो अच्छी बात है, सिंगल ही रहना चाहिए, कॉलेज में जाके करना बेटा ये सब, अभी तो पढ़ाई का टाइम है। हाँ हम भी तो थे यार तुम्हारे टाइम पे। हम्म, हाँ कर्ली ब्रैकेट जीरो लिखा है तो वो भी सिंगलटन सेट है भाई, कर्ली ब्रैकेट में जीरो भी लिखा है, सिंगलटन सेट, कर्ली ब्रैकेट में 0,1 लिख दिया, ये सिंगलटन सेट नहीं है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा सिंगलटन सेट, तो समझ जाना अगर एक ही आंसर आ रहा है तो वो सिंगलटन सेट कहा जाएगा। चलो बेटा पढ़ाई कर लो, सर अपनी लव स्टोरी बता दो, तू बेटा यही करता रहे, या आईआईटी की स्टोरी बता दो सर, या कोटा की स्टोरी बता दो सर, या लव स्टोरी बता दो सर, या कॉलेज की स्टोरी, अरे भाई पढ़ाई की स्टोरी भी तो करनी है कि नहीं करनी, हाँ सब स्टोरी एक बार में सीख लेगा। हम्म, सारी स्टोरी मेरी जाननी है तूने, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, चल बता दूंगा यार, अभी तो रुक जा, एक एक करके ही तो करेंगे, पहले अपन पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको दो टाइप के सेट बताए, एम्प्टी सेट खाली, सिंगलटन सेट, इसके बाद आ जाएगा फाइनाइट सेट, नाम कुछ नहीं रटना तुमने, सिर्फ नाम को जैसे ही पढ़ोगे उससे फील करो भाई नाम क्या है, फाइनाइट सेट, और दूसरा है इनफाइनाइट सेट, तो सिंपल, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, सिंपल है ना, और ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, जैसे एग्जांपल आज हमने सेट ऑफ वॉवल्स कहा था, सेट ऑफ वॉवल्स में बेटा पांच ही होते हैं ना वॉवल, फाइनाइट नंबर है ना, तो ये इसमें क्योंकि पांच ही एलिमेंट्स है तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, बिल्कुल फाइनाइट सेट हो गया, बट अगर मैं इसकी बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जहां डॉट 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 लग गए वो समझ लो इनफाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि वहां तो चलती रहेगी कहानी, वहां तो बेटा कहानी चलती रहेगी, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव, ये सारे के सारे सेट तुम्हारे इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल लिखे हुए देख लो सारे के सारे, राइट, ये सारे फाइनाइट लिखे थे, जो जो थे सेट 1 3 और लास्ट ये वाला, सब में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो वो फाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल सर चलिए देख लीजिए, एग्जाम्पल सेट क्या हो सकता है, डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, तो डब्ल्यू में कितने डेज होते हैं वीक में, 7 ही होते हैं भाई, हाँ दुनिया जानती है,
दुनिया जानती है भाई साथ ही होते हैं, तो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। एसबी सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आई है ना, क्योंकि स्क्वायर हटता है प्लस माइनस 4, तो यानी कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस 4, फिर से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, फाइनाइट सेट हो गया। सिंगलटन है नहीं क्योंकि 2 सॉल्यूशन आए हैं। जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। पॉइंट्स, लाइन के ऊपर पॉइंट्स, ये तो तुमने सीखा है बेटा छोटी कक्षाओं में कि अगर इनफाइनाइट लाइंस ऐसे होती है, लाइन तो इनफाइनाइट होती है, उस पे पॉइंट्स भी इनफाइनाइट होते हैं बेटा। जितने मर्जी पॉइंट्स बनाते जाओ एक लाइन के ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हेंस दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ये एग्जांपल हो गया एक इनफाइनाइट सेट का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बता ही दिया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हो गया ये वाला भी, करेक्ट। इनफाइनाइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पेन वेन रख दो, टाइप करना बंद कर दो, ध्यान से सुनो। आप बताएंगे वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चैट पे बस ये लिख देना, अगर फाइनाइट लगे तो एफ लिख देना, नहीं तो आई लिख देना, ठीक है। या पोल करते हैं, चलो फाइनाइट हो तो, समझ गए ना बेटा, हाँ ये तेरा हाथ है, थम्स अप, नहीं तो इनफाइनाइट लगे तो थम्स डाउन कर देना, ठीक है। हाँ पोल दे रहा हूं मैं, वाला अंगूठे वाला, पोर्ट टाइप वाला, समझ गया। एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं सर ये कैसा हाथ है, तीन तीन उंगलियां हैं बस, एग्जाम्पल है यार। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, अब पहले ही आंसर दिया जा रहा है। एक इंसान है, ये महान इंसान है हमारे बीच, जिन्होंने सवाल तो सुना नहीं इन्हें मतलब ही नहीं, सवाल से क्या लेना देना सर, हमें हमें तो जवाब देना है सर। हाँ प्लूटोवासी, हाँ। तो भाई सवाल ये है कि सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट, बताइए। आपके सर पे जितने बाल हैं, क्या वो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है या इनफाइनाइट? बताइए बताइए, ऑप्शन शुरू कर रहा हूं मैं, 30 सेकंड दे रहा हूं पोल के लिए। सुन लिया ना क्वेश्चन केयरफुली। हमारे सर पे जितने बाल हैं वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट है, पोल पर उत्तर दें। जल्दी जवाब दें। थम्स अप का मतलब आपको फाइनाइट लग रहा है तो थम्स अप करें, इनफाइनाइट लग रहा है तो थम्स डाउन करें। बताओ बताओ, देखते हैं कई लोग तो अभी आंसर टिक कर चुके, उसके बाद सोच रहे हैं अरे हमसे क्या भूल हो गई, और कई लोग अभी सोच ही रहे हैं। चलिए तो बता देता हूं, देखिए पहले तो देख लेते हैं क्या लग रहा है। 59% को फाइनाइट लग रहा है और 40% को इनफाइनाइट लग रहा है। नॉट वेल डिफाइंड, चलो एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर लेते हैं। इतनी बात सही बोली, बोले सर आप तो, आप हमारी बात कर रहे हैं, हम तो अलग अलग लोग हैं, सबके सर पे बाल अलग अलग हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर, हाँ क्या है, जिग्नेश, सेट ऑफ हेयर ऑन द हेड ऑफ जिग्नेश, एक ही इंसान ले लेते हैं। अब तो ये वेल डिफाइंड हो गया ना। अब बताइए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, आंसर करेक्ट है फाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट गलत है, कई लोगों को लगने लगता है कि अरे सर इनफाइनाइट कैसे, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंसान के सर पे फाइनाइट नंबर ऑफ बाल ही तो है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं गिन के बताओ, गिन नहीं पाओगे तुम, मान लिया नहीं गिन, मैंने ये थोड़ी डेफिनेशन बताई है कि जो तुम गिन ना पाओ, है तो फाइनाइट ही। ऐसा थोड़ी है कि भाई जिग्नेश के सर के बाल उतारेंगे तो पूरा कमरा भर जाएगा, दो चार कमरे भर जाएंगे, भरते जाएंगे निकलते जाएंगे बाल, ऐसा थोड़ी है, गिन नहीं पा रहे हम। बट हाइपोथेटिकली गिनना चाहें तो गिन ही लेंगे ना, सारे निकाल लेते हैं एक एक करके। है इनफाइनाइट तो नहीं है ना बाल इनफाइनाइट तो नहीं है ना, हाँ। तो इसलिए वो एक फाइनाइट सेट कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर पा रहे।
तो डेफिनेशन ये नहीं है इनफाइनाइट सेट की जिसे आप काउंट ना कर पाए, नो। जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट सेट कहा जाता है, और आपके सर पे बाल फाइनाइट ही होने वाले हैं, फाइनाइट नहीं है। जिग्नेस रोस्टेड। अरे नहीं रोस्ट किया यार, ऐसी नाम भी नहीं ले सकते क्या तुम्हारा, ये बताओ यार। मजाक मस्ती नाम की कोई चीज नहीं समझते क्या बेटा, पर रोस्टेड रोस्टेड करते रहते हो। ठीक है, तो फाइनाइट सेट वाले बिल्कुल सही हैं, इनफाइनाइट वाले गलत हो गए हैं, और उनका लॉजिक भी मैंने बता दिया है, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर पा रहे बट हैं तो फाइनाइट। इसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट और इक्वल। तो सेट के टाइप्स पढ़ रहे थे हम, कुछ टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट या इक्वल सेट, दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो इक्विवेलेंट इक्वल सेट तो पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए सेट, लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, कोई प्लूटोवासी आया, उसने कहा नहीं सर मैं तो 2 1 3 5 4 लिखूंगा, ठीक है। एक और आया भाई साहब हमारा अर्जुना, वो कह रहा है सर मैं 2 को 3 बार लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, फिर 5, फिर 4, ऐसे लिखूंगा। तो ये तीनों सेट में नंबर सेम ही तो सेट बनेगा। ये तीनों सेट कैसे कहे जाएंगे, इक्वल सेट। चाहे ऑर्डर जो मर्जी रखा हो तुमने, डजंट मैटर, सेट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके एलिमेंट्स क्या हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 ही है इसमें भी, इसलिए ए और बी इक्वल है। सी में उसने रिपीट कर दिया, क्या करोगे, 2 बार 3 बार लिख के क्या करोगे, अल्टीमेटली एलिमेंट तो एक ही बार 2 काउंट कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 2 1 3 5 4 फिर से वही सेट के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये तीनों इक्वल सेट हो गए। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो बस। तो टू सेट को हम इक्विवेलेंट तब भी बोल सकते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए दे दिया 1 2 3 4 5 और बी दे दिया मैंने सेट ऑफ वॉवल, सपोज AEIOU, तो अब ध्यान से देखो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 5 ही है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट जहां सेम आ जाए वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए तो ये वाला अपना दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हो। और ले लो कोई भी सेट लिख डालो जिसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो लिख लो, क्या लिखोगे तो, क्या लिखोगे, फिजिक्स लिख लो, केमिस्ट्री लिख लो, मैथ लिख लो, इंग्लिश लिख लो, हिंदी लिख लो, 5 सब्जेक्ट का सेट बना लिया। इसमें भी 5 ही एलिमेंट हैं, इसलिए ये भी तीनों आपस में इक्विवेलेंट बन गए। हम्म। हाँ, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, आगे आएगा कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 5 इन ईच केस। कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 3 हो, सब में 3 होना चाहिए, फिर 10 हो तो सब में 10 होने चाहिए, करेक्ट। सो एन ए कार्डिनल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू एन सी। अगर एन ए एन बी एन सी इक्वल आ गए, एन ए स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है बेटा। क्लियर। जस्टिस फॉर एस एस टी। एस एस टी, हाँ, सोशल साइंस, हिस्ट्री होता था ना उसमें, हिस्ट्री, सिविक्स, और क्या होता था, हाँ, ज्योग्राफी, और एक और होता था यार, चौथा भी कुछ होता था ना, इकोनॉमिक्स होता था हमारे टाइम पे तो। सिंबल फॉर इक्विवेलेंट सेट मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट कई बार ऐसे लिख देते हैं उस सिंबल को, ए और ऐसा टेढ़ा सा इक्वल बना दिया तो इक्विवेलेंट का हो गया, सीधा इक्वल टू तो इक्वल, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, हाँ, इकोनॉमिक्स, हाँ, अभी भी यही होते हैं, हमारे टाइम भी यही होते थे। हिस्ट्री, 35 नंबर की हिस्ट्री आती थी हमारे 100 में से, अब तो तुम्हारे शायद कम हो गए हैं, 80 नंबर के होते हैं।
हमारे टाइम 100 नंबर का ही बोर्ड होता था, तो तुम्हें फ्री के 20 नंबर मिलते हैं स्कूल के इंटरनल है ना। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमें तो भाई 100 नंबर का ही बोर्ड देना होता था। उसमें से 35 की आती थी हिस्ट्री, 35 की आती थी ज्योग्राफी, 70 हो गए ना, हाँ 20 की आती थी सिविक्स, हाँ वही जुडिशियल लेजिस्लेटिव वही सब, और 10 की इकोनॉमिक्स आती थी। ये आता था भाई हमारे टाइम पे तो, बोर्ड्स में, 10वीं के बोर्ड्स में। हम्म, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले सेट दिया है 0,3, बी सेट दिया एक्स इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो एक्स कॉमन x-3, तो आइदर x0 और x-3 0, यानी 0 और 3 दो रूट्स आ गई इस क्वाड्रेटिक की, 0 और 3 दो रूट्स, और इस सेट में भी 0 3 है, तो बी में भी 0 3 आ गए हैं। देखिए क्लियरली ये दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट है, इक्वल सेट आ गए बेटा, क्योंकि सेम सेट बन गया है। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम, ओ सॉरी x3 तो था, हाँ सही तो है। इसको देखते हैं, -4 3 -2 -1 0 1 2 3 4, x बिलोंग्स टू z, z आज बताया था क्या होता है, इंटीजर होता है। मॉड x लेस देन 4, देख रहे हो मॉड कैसे घुसा दिया, मॉड x लेस देन 4 का तुम्हें मैंने सॉल्यूशन बताया था, x 4 और -4 के बीच में, बेसिक मैथ घुस गया देखो थोड़ा सा। मॉड x लेस देन 4 का मतलब x -4 और 4 के बीच में, और x इंटीजर भी है, तो x क्या आएगा बी सेट में, सोचो क्या क्या इंटीजर है इसके बीच में। -4 और 4 नहीं लेना है दोस्त, मतलब -3 से शुरू करना है। इक्वल टू का साइन होता तब बात अलग थी, इक्वल टू नहीं है, बट इस सेट में तो 4 -4 भी है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ना तो इक्वल है ना इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अलग अलग आएंगे। इक्विवेलेंट भी नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, करेक्ट। लॉजिक क्या है, क्योंकि यह इक्वल टू साइन नहीं है, यहां इक्वल टू हो जाता है ऐसे, तो खेल खत्म, इक्वल सेट बन जाते, बट अभी के लिए 4 और -4 ने धोखा दे दिया। इक्विवेलेंट भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही अलग अलग आए हैं। आगे बढ़ जाइए, पर अब ये तो आसान सा है यार, कर लेना, अब तुम कर लोगे, मेरे ख्याल से तो कर ही लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ इक्वल सेट, ये कह रहा है 1 2 3, कह रहा है नेचुरल 5 से बड़ा, कहां भाई कहां, मतलब कैसे, कुछ भी लिख दिया है, 5 से बड़ा लिखा हुआ है यहाँ, और ये तो 1 2 3 है, तो ये इक्वल सेट नहीं आ सकते। POWL बॉल, अच्छा, और एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एल्बो, ELBO W, ये और ये सेट सेम आए हैं क्या, BOWL, ई गायब है भाई, ई गायब है, ई इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, यानी ये भी इक्वल सेट नहीं है, ये भी इक्वल सेट नहीं है। यस सर वी विल डू, कर लेना यार, क्या ही है, मतलब बेकार सी बातें। चलो कर ही लो, अब हो ही गया। 1 4 9 16, n स्क्वायर, n नेचुरल नंबर 0 से 5 के बीच में, तो 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो गया भाई, 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, और 4 स्क्वायर हो गया, यही आ गया आई थिंक, तो इक्वल सेट बन गए इस बार। और A 1 2 3 है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, और ये है कर्ली ब्रैकेट ओ, ये तो ये दोनों इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है, ये भी थर्ड हो गया बस। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। यूनिवर्सल सेट, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ लो, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स क्या होता है, अंग्रेजी में यूनिवर्स सुना है ना हाँ सर सुना तो है, बहुत सुना है बचपन में। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, बेसिकली हमसे भी ऊपर जो है हम उसको यूनिवर्स मान लेते हैं, अर्थ यूनिवर्स का पार्ट है ना। सो मैथ्स में भी यूनिवर्सल सेट के अंदर भी यूनिवर्स इज व्हाट, बेसिकली हमारे जो भी कोई सेट है, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दे दिया 1 2 3, एक सेट दे दिया 2 3 4 5, कुछ भी दे दिया यार, दे दिया 5 6 7 8, तो यूनिवर्सल सेट वो होगा जो इन तीनों को कंटेन कर लेगा, ब्रह्मांड सब सारे प्लैनेट्स को कंटेन करता है। प्लूटोवासी भी हमारे बेचारे हैं तो यूनिवर्स का पार्ट ही है ना, तो वैसे ही कुछ
अगर ऐसा कोई सेट ले आऊं जो इन तीनों को कंटेन कर जाए, वो बहुत सारे हो सकते हैं। यूनिवर्स क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक यूनिवर्स हो सकता है इसके लिए, बिकॉज ये तीनों सेट इसके अंदर कंटेन्ड है, तो ये यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा इसके लिए। यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं, यू ये भी, और क्या हो सकता है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी एक यूनिवर्स है इन तीनों का, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों कंटेन्ड है, ये तीनों के तीनों कंटेन्ड है। यूनिवर्स में एक्स्ट्रा आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस वो सारे के सारे उसके अंदर समाने चाहिए। हाँ, तो ये अपना यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट के बहुत सारे हो सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट और क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है इनका, सोचो, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे के सारे ही आ जाएंगे, 1 से 2 से इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, वो तो हमें तो बस इतने से चाहिए। सो नेचुरल नंबर भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। क्या क्या इनका बेसिकली इनका यूनिवर्सल सेट होल नंबर हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, सोच के देख लो, होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 4 आ जाएंगे, सारे तो कंटेन होंगे ही ना। क्या इर्रेशनल नंबर हो सकता है? क्या इर्रेशनल नंबर हो सकता है इनका? क्या इर्रेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इर्रेशनल नंबर के अंदर तो ये आएंगे ही नहीं, एक भी नहीं आएगा, सारे क्या आएंगे, एक भी नहीं आएगा। क्या रैशनल नंबर क्यों हो सकता है? जल्दी बताओ, क्या रैशनल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है? क्या रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रैशनल में तो सारे फ्रैक्शन आते हैं, सारी इंटीजर्स भी आती हैं, समझ लो। रैशनल नंबर 5/7 तो है रैशनल, 1 भी रैशनल है, 3 भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, सारे रैशनल हैं ये, ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर भी ये तीनों कंटेन्ड है पूरे पूरे, इसलिए रैशनल नंबर भी इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर भी, तो यूनिवर्सल सेट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि तुम समझ रहे हो कि हमारी जो अर्थ है और प्लूटो है, इसके लिए मिल्की वे भी एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो है ही ना, इससे बड़ा ही ऊपर है कुछ ना कुछ। सोलर सिस्टम हमारा जो है, या तो भी तुम बोल लो आगे, यूनिवर्स ले लो, कुछ भी ले लो, गैलेक्सी ले लो, तो वो सारे इसके यूनिवर्सल सेट, वैसा ही कुछ यहां पर भी हो जाएगा। अब एक और डेफिनेशन होती है, चलो एक ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 3 सेट, एक्स वाई एंड जेड के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट बन सकता है? ABCD अप टू M, नो, क्योंकि उसमें यू नहीं आएगा, यू कैसे आएगा, ये गलत हो गया। AEIOUKL, AEIOU, सी रह गया तो ये भी गलत हो गया। X इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ सारे के सारे ले लोगे, अगर 26 के 26 अल्फाबेट ले लोगे तो इसका यूनिवर्स बन ही जाएगा, तो सी करेक्ट हो गया, ये दोनों गलत हो गए। इजी इजी, बहुत आसान, कुछ है ही नहीं, देखो कितना इजी है ना। अब लास्ट चीज एक बता देता हूं आज की, सब सेट एंड सुपर सेट, यहां से कल की क्लास शुरू होगी हमारी, बट थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं भाई साहब। क्या है देखो, अभी मैंने एक सेट लिखा था 1 2 3 4, तो सब सेट क्या हो जाएगा, ऐसा कोई सेट जो इसका पार्ट हो, जो इसका पार्ट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब सेट ऑफ ए क्या हो सकता है, सिर्फ 1 2 बना दिया मैंने एक सेट, क्योंकि दोनों इसका पार्ट है, 1 2 तो दोनों ही इसका पार्ट थे, इसलिए 1 2 वाला जो सबसेट है ये हो गया। और क्या सबसेट हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता था एक सबसेट, 2 3 4 भी हो सकता था, सिर्फ 2 भी हो सकता था सिंगलटन, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं सबसेट, इसके बहुत सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं। सबसेट का क्या मतलब है, एनी सेट विच इज अ पार्ट ऑफ दैट सेट, जो उसका पार्ट है। पूरा 1 2 3 4 भी हो सकता था, क्योंकि वो खुद पूरा का पूरा सेट भी उसका पार्ट तो है ही अल्टीमेटली। तो एनी सेट विच इज अ पार्ट ऑफ द गिवन सेट इज नोन एज इट्स सबसेट, ठीक है। जैसे कि तुम अपने स्कूल में, तुम्हारी क्लास अपने स्कूल का एक सबसेट हो गई, क्योंकि तुम्हारी क्लास स्कूल का एक पार्ट है, राइट। तो यू आर अ सबसेट ऑफ योर स्कूल, योर क्लास इज अ सबसेट ऑफ योर स्कूल, यू आर अ सबसेट ऑफ PW, अर्जुना बैच इज अ सबसेट ऑफ PW, ऐसे। सिमिलरली सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट होते हैं पापा, ये समझ लो यार, ये है बेटा, ये थे पापा, ये था बेबी, हाँ, ये है दूसरा बच्चा, ये है तीसरा बच्चा, मतलब वो उसका पार्ट है एक तरह से, और सुपर सेट हो गए पापा जी समझ गया कि पापा जो मेन सेट है, इसके ऊपर कुछ भी उसको सुपर सेट बोल देंगे। तो जैसे 1 2 3, ये 1 2 3 एक सेट है,
इसका सुपर सेट 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है भाई, ऐसे वॉवल्स हैं अगर ए ई आई ओ यू, ए सेट ये है, इसका सुपर सेट बनाना है, सुपर सेट बनाना है तो कोई सा भी एक ऐसा सेट ले लो जिसमें ये तो मिनिमम आ ही जाए और कुछ आए ना आए। एक्स ले लो, ले लिया, एक्स्ट्रा भी ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम वो 5 तो लेंगे ही लेंगे। तो ये हो गया सुपर सेट। और भी सुपर सेट बन सकते हैं, ए ई आई ओ यू, और क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख लो, पी लिख लो, ठीक है, और लिख लो, पी क्यू आर एस लिख लो, सारे अल्फाबेट ले लो 26 के 26, तो वो भी एक सुपर सेट ही बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को यहां दिक्कत होती है कि सर सुपर सेट और फिर यूनिवर्सल सेट में फर्क क्या है ना। सर आपने सुपर सेट में भी बोल दिया कि बड़े वाले पापा जी और यूनिवर्स भी पापा जी हैं समझ गए। तो छोटा सा फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है सुपर सेट में और यूनिवर्सल सेट में बेटा, हल्का फुल्का सा ही फर्क है। सुपर सेट हम जनरली एक सेट के लिए लिख देते हैं, जैसे एक ही सेट लिखा मैंने यहां, ध्यान से सुनना भाई, एक ही सेट था, सेट ऑफ वॉवल, इसका सुपर सेट बहुत सारे हो सकते हैं, इस सेट के बहुत सारे सुपर सेट हो सकते हैं, बट यूनिवर्सल सेट में जनरली हम 2-3 सेट का यूनिवर्स की बात करते हैं। जैसे हमने इसमें किसकी बात करी, 2-3 सेट थे, तीनों के सुपर सेट बोलने की जगह हम बोल देते हैं भाई तीनों का सुपर सेट क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, समझ गए। जैसे एक सिंगल सेट है एबीसी, तो इसका हम सुपर सेट बोल देते हैं, एबीसीडी हो गया, बट एबीसी है, बीसीडी है, डीईएफ है, तो एक जो सुपर सेट इन तीनों का निकल के आएगा उसे हम यूनिवर्स बोल देते हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली स्मॉल डिफरेंस, अदरवाइज कोई खास मेन डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, तो यहां से अब हम कल की क्लास शुरू करेंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सुपर सेट का मतलब जो कि उसका पार्ट है। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर्स वगैरह में बात करूं तो होल नंबर का पार्ट नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट हो गया, ये हो गया सबसेट। और होल नंबर क्या हो गया, सुपर सेट। होल नंबर के भी ऊपर अगर एक सुपर सेट बनाना है तो इंटीजर्स बना लो। ठीक है, इंटीजर के ऊपर भी एक सुपर सेट बनाना है तो आप रैशनल नंबर बना सकते हो। रैशनल के भी ऊपर सुपर सेट बनाना है तो आप उसका रियल नंबर बना सकते हो। तो ये ऊपर सुपर सेट बनते जाएंगे, ये बेटा है, पापा है, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, ऐसे करके आप उनकी फैमिली बना दीजिए। करेक्ट, इस तरह से कहानी चलती है। तो आई होप आप सुपर सेट और सबसेट में डिफरेंस समझ गए हैं। अब कल यहां से हम, अब इसके भी ऊपर इसके भी पापा जी होते हैं, एक्चुअली रियल नंबर के भी पापा जी होते हैं जो तुमने नहीं पढ़े हैं, तुमने तो यहीं तक पढ़ी है फैमिली ट्री यहीं तक पढ़ा है, बट अब 11th क्लास में हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके भी ऊपर जाएगा वो, इसके भी ऊपर एक सुपर सेट बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल के भी ऊपर बैठ जाएगा वो, देखेंगे। अभी के लिए तुम्हारा रियल नंबर के ऊपर तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, चलिए तो यहां से अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, और होमवर्क मैंने तुम्हें दे ही दिया है। बाकी आज मैंने कोई डीपीपी नहीं लगाई है सेट चैप्टर की, अभी डीपीपी नहीं, कल के लेक्चर के बाद दूंगा। आज तो तुम्हें होमवर्क में मॉड्यूल ही करना है अपना बेसिक मैथ का। पहले 2 एक्सरसाइज दे दी थी मैंने, उसके अगले की प्रबल मैंने दी थी, अब प्रारंभ करके जो भी आगे हैं अपने आप करते जाइए मॉड्यूल में। मॉड्यूल कर लोगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जितने ज्यादा सवाल लगाओगे, राइट। इसलिए मॉड्यूल करना जरूरी है। बेसिक मैथ का मॉड्यूल सभी लोग लगा लें, पीडीएफ कॉपी आपके पास है ही। ठीक है सर, कोमल डाउट, अब क्या कोमल डाउट बचे हैं बेटा, इसमें भी कोई डाउट है? सर व्हाट इज जीरो सेट? जीरो सेट, जीरो सेट नहीं होता, नल सेट होता है। ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट्स ऑल्सो, यस, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही आएंगे, बिल्कुल सही। सर कैन वी से ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट? यस यू कैन से। सर अगर सेम एलिमेंट हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो तब क्या होगा? है सेम एलिमेंट हो तो इक्वल सेट होगा ना बेटा। सर विल ए इक्वल सेट बी ऑलवेज इक्विवेलेंट? यस। सर डज ऑल इक्वल सेट इक्विवेलेंट? यस। कोई सेम क्वेश्चन आ रहा है। सर फर्स्ट को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल, इक्वल तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा बेटा, क्योंकि इक्वल में सेम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, तो जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट तो है ही है। सर कैन आई स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वॉचिंग फर्स्ट द बेसिक मैथ चैप्टर? यस यू कैन, बट उसको साथ साथ कर लेना,
क्योंकि 5-10% चीजों में दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज 90% में नहीं आएगी। सर इनफाइनाइट सेट भी यूनिवर्सल सेट है? नहीं भाई, ये किसने बोल दिया? यूनिवर्स का मतलब समझो जो ऊपर है, बड़ा है सबसे। अब नेचुरल नंबर वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट डजंट मैटर। सर यूनिवर्सल सेट हमेशा रोस्टर फॉर्म होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो तो बोलने का तरीका है। तो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म आर बोलने का तरीका, लिखने का तरीका। सेट तो सेम ही रहेगा ना, चाहे मैं अंग्रेजी में बोलूं या मैथ्स की लैंग्वेज में करली ब्रैकेट में लिखूं। यूनियन ले लूं तो यूनिवर्स बन जाएगा, हाँ काइंड ऑफ ऐसा कुछ कह सकते हो। सर नल सेट फाइनाइट है क्या? ऐसा सवाल है। नल सेट मतलब नल में तो नल है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी आगे तो बढ़ने दो, सेट तो अभी तो स्टार्ट किया है, राइट। कल और डेफिनेशंस आएंगी और क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सेट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना रिवाइज करना है। कल के लेक्चर के बाद डीपीपी दूंगा, वो लगानी है, ठीक है भाई। चलिए, आई होप मजा आया भाई आज आप सभी लोगों को, एंजॉय किया आपने क्लास। थोड़ी सी बोरिंग तो देखो चैप्टर है ही, बट अगले 2-3 दिन आसान रहेंगे, पहले ही बोल रहा हूं। जो बैकलॉग है निपटा लो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी। ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन अपना 10वीं का करना शुरू कर दो, क्योंकि 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री समझ लो भाई बिल्कुल ही अलग रूप धारण कर लेगी। 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री बच्चा था, अब ये तो बहुत बड़ा गेम होने वाला है। 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें हैं, डरा नहीं रहा हूं। थोड़ा बहुत ट्रेलर तुम्हें आरजे सर ने दे दिया होगा शायद, फॉर्मूले वगैरह बता दिए होंगे, नहीं बताए तो अभी बताएंगे, बट काफी चीजें हैं तो वो हम शुरू करेंगे। इसके बाद रिवाइज करके रखिएगा 10th का। लव यू सर, लव यू टू बेटा, थैंक यू, एंजॉय किया आपने। आप आई होप सभी बच्चों ने मजा आया, और इसको इसी तरह से पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, सो बाय एवरीवन, एंजॉय एंड टेक केयर, एंड एज ऑलवेज लव यू ऑल।